हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 7 के अंदर हम करने वाले हैं जी सर्कल्स यानी कि वृत्त। तो सबसे पहले तो मैं सर्कल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सर्कल की डेफिनेशन ये है, मान लो मुझे एक 5 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल बनाना है। तो अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ और इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूरी पर जितने भी पॉइंट्स हैं 5 सेंटीमीटर दूरी पर उन सारे पॉइंट्स को मिला दूँ तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, अनगिनत पॉइंट होंगे। अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को मिला दूंगा तो यहाँ पर ऐसे लाइन बन जाएगी। तो मेरे पास एक सर्कल यानी कि एक वृत्त बन जाएगा जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी कि जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये सर्कल की डेफिनेशन है। और सर्कल की हमें दो चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। अब तक हम जिन भी फिगर्स के बारे में बात कर रहे थे, हमने हरेक का सारी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकाला था ना, परिमाप निकाला था। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर की आउटर जो बाउंड्री होती है, बाहर वाली जो लाइन है, उसकी लेंथ, सारी बाउंड्री की लेंथ। लेकिन सर्कल के अंदर वही चीज सरकमफ्रेंस होती है, क्योंकि सर्कल जो होता है उसकी बाउंड्री कर्व्ड होती है, कर्व में ऐसे घुमावदार होती है। तो जब भी बाउंड्री घुमावदार होगी तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है कि उस चीज के पेरीमीटर का नाम जो है वो सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि रख दिया जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है। तो भाई इसका जो सरकमफ्रेंस यानी कि इसकी जो बाहर वाली बाउंड्री है उसका मेजर कितना होएगा, उसके लिए हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए कि भाई कितने रेडियस वाला सर्कल है तभी तो हम आउटर बाउंड्री की लेंथ बताएंगे। तो अगर रेडियस r है तो भाई सरकमफ्रेंस हो जाएगा अपना 2πr, और पाई की वैल्यू है यहाँ पर 22/7। और अगर हमें ये निकालना हो कि भाई r रेडियस का जो सर्कल है वो कितनी जगह को घेरता है, मतलब कि उसके अंदर ये जितनी भी जगह है उसका एरिया कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो होता है जी πr²। क्लियर है? ये दो सिंपल सी बातें हैं सर्कल की। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ये बातें पता चली कि नहीं ये बताओ जरा, ये निकालो। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दिस। तो सर्कल का एरिया इतना है, यानी कि एरिया कैसे निकलता है, πr²। तो यानी कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, πr² इज इक्वल टू 38.5। 38.5 को मैं पर्सनली ऐसे लिखता हूँ 77/2। जो इस तरह की चीज़ें हैं, बिकॉज आप 38.5 को 385/10 लिखोगे तो अभी कट पीट के यही आएगा। तो मैं क्या देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि 38 का डबल 76 है, उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब इसकी फ्रैक्शन बना लेता हूँ 77/2, ताकि इजीली कैलकुलेशन हो जाए, बाकी और कोई वो नहीं है। तो भाई 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। तो यहाँ पर r² की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 7/2 ऑलरेडी है, ये 7 ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा। तो r² की वैल्यू हो गई 7/2 इंटू 7/2। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/2। और एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा, एग्जामिनर ने पूछा है सरकमफ्रेंस, यानी कि एग्जामिनर ने पूछा है 2πr। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू है मेरे भाई 22/7 और r की वैल्यू है जी 7/2। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन 1 22। क्लियर है भाई? सर्कल के बारे में पता चल गया, इसके फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है। अब आगे के क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा, ताकि हमें सर्कल के क्वेश्चंस करते हुए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको रेडियस, सरकमफ्रेंस और एरिया, इनके रेशियोज के बारे में बताऊंगा। अगर मान लो मेरे पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है जी रेडियस है, और एक हमारे पास होता है सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr। इनको हम कैसे लिख लेते हैं, रेडियस को मैं लिख लेता हूँ r, और सरकमफ्रेंस को 2πr, और अपने एरिया को πr²। ठीक है, तो मान लो मेरे पास दो सर्कल हैं, सर्कल नंबर 1 जो कि यहाँ पर है और सर्कल नंबर 2 जो कि यहाँ पर है। इन दोनों सर्कल के बारे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो, अगर पहले वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 2 है और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस 3 है, यानी कि इनके रेडियस का रेशियो क्या हो गया, इनके रेडियस का रेशियो हो गया 2:3। ठीक है, तो इनके सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि इनका जो सरकमफ्रेंस होएगा, सरकमफ्रेंस के अंदर ये मैटर नहीं करता कि 2 और पाई है, सिर्फ ये मैटर करता है कि r कितनी बार आया है। सरकमफ्रेंस के अंदर r कितनी बार आया है, r आया है सिर्फ एक बार। तो सरकमफ्रेंस का रेशियो भी वही रहेगा।
अगर दो सर्कल्स के रेडियस का रेशियो 2:3 है तो उनके सरकमफ्रेंस का रेशियो भी 2:3 ही रहेगा। ये एक बार प्रूव करें। देखो इनके सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होएगा, 2πr1/2πr2 यही होएगा। तो पहले वाले सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, वो है जी 2। दूसरे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, वो है 3। देखो 2π से 2π तो कट ही जाएगा, तो 2π मैटर नहीं करता। तो आगे से आपने क्या ध्यान रखना है कि भाई जो रेडियस है और जो सरकमफ्रेंस है, अगर दो सर्कल्स के रेडियस का रेशियो 2:3 है तो उनके सरकमफ्रेंस का रेशियो भी 2:3 ही होगा। लेकिन अगर आपने उनके एरिया का रेशियो निकालना है तो एरिया के अंदर आर कितनी बार आया है, एरिया के अंदर आर आया है 2 बार, आर का स्क्वायर है। तो उनके एरिया का जो रेशियो होएगा वो होएगा जो भी उनके रेडियस का रेशियो है या फिर जो भी उनके सरकमफ्रेंस का रेशियो है उसका स्क्वायर, यानी कि 4:9। क्लियर है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि उनके सरकमफ्रेंस का रेशियो 2:3 है तो आप यही मान लेना कि उनके रेडियस का रेशियो ही मैं बोल रहा हूं। ठीक है, एग्जामिनर कभी इसका रेशियो बता देगा, कभी इसका, आप मान लेना ये दोनों सेम ही बात है। और इनका जो भी रेशियो है उसका स्क्वायर होता है अपने एरिया का रेशियो। और अगर कोई एग्जामिनर आपको ये बोले कि भाई दो सर्कल्स हैं जिनके एरिया का रेशियो है 25:36, ठीक है, तो उनके सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा। तो अगर एरिया का ये रेशियो है तो सरकमफ्रेंस और रेडियस किसी का भी रेशियो पूछे तो हमने इसका स्क्वायर रूट करना है। तो सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा, 5:6। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपको ये बोल देता है कि भाई हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है, अगर इस सर्कल का जो एरिया है वो है ए मीटर स्क्वायर, ठीक है, और अगर मैं इसका जो भी रेडियस है इसके रेडियस को डबल कर दूं, ठीक है, एग्जैक्टली वही नॉलेज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अगर रेडियस के अंदर मैंने कोई चेंज किया है, रेडियस को मैंने किया है डबल, तो जो सरकमफ्रेंस है, बिकॉज रेडियस और सरकमफ्रेंस का रेशियो सेम रहता है ना, तो सरकमफ्रेंस भी डबल होएगा। लेकिन जो एरिया है, अगर आप किसी सर्कल के रेडियस को ऐसे डबल कर दोगे, ठीक है, r से 2r कर दोगे, तो जो सरकमफ्रेंस है वो भी डबल हो जाएगा रेडियस डबल करने पर। लेकिन एरिया जो है वो डबल नहीं होएगा, वो जितना भी आपने रेडियस जितने गुना किया है उसका स्क्वायर गुना होएगा। यानी कि एरिया इस केस में कितना हो जाएगा, 4 गुना। समझ में आ गई बात। रेडियस जितने भी गुना करोगे एरिया सर्कल का उसका 4 गुना हो जाए, उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर किसी सर्कल का रेडियस आप 3 गुना कर दोगे तो उसका एरिया जो है वो 9 गुना हो जाएगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस 3 गुना ही हो जाएगा। अगर किसी सर्कल के रेडियस को आप आधा कर दोगे, मान लो पहले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर था और आपने सर्कल को छोटा कर दिया, उसका रेडियस 2.5 कर दिया, आधा कर दिया, तो इसका जो एरिया है वो पहले के कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगा, चौथे हिस्से का रह जाएगा। क्लियर है, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर आपको ये बताएगा कि पहले एक सर्कल था, उसका सरकमफ्रेंस था, मान लो उसका सरकमफ्रेंस था a, अब उसका सरकमफ्रेंस हमने कर दिया 2a, तो पहले उसका जो एरिया था वो था b, तो अब उसका एरिया कितना होगा। देखो सरकमफ्रेंस कितने गुना हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया 2 गुना, तो रेडियस भी 2 गुना हो गया होगा। लेकिन एरिया कितने गुना होएगा, एरिया होता है ये जितने भी गुना होते हैं उसका स्क्वायर गुना, तो एरिया हो गया होगा 4 गुना। तो अब एरिया हो गया, पहले b था, अब 4 × b हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो चलिए भाई ये बताओ एक बार, एक्चुअली आए हुए क्वेश्चंस हैं। इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज फ्रॉम 4π to 8π, जो सरकमफ्रेंस है वो 4π से 8π हो गया, तो यहाँ पर आपको रेडियस निकालने की ज़रूरत नहीं है, रेडियस निकालने मत भागना, सिर्फ ये देखो सरकमफ्रेंस कितने गुना हो गया, पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है, व्हाट चेंज ऑकर इन इट्स एरिया, तो इसका जो एरिया है वो कितने गुना होएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने गुना सरकमफ्रेंस होएगा उतने ही गुना रेडियस हुआ होगा पहले के कंपैरिजन में, लेकिन जो एरिया है वो इसका स्क्वायर गुना यानी कि 4 गुना हुआ होगा। तो एरिया के अंदर क्या चेंज आया होगा, इट क्वाड्रापल्स, क्वाड्रापल्स मतलब कि 4 गुना हो गया। हिंदी वालों के लिए 4 गुना लिखा मिलेगा इसकी जगह। समझ में आ गई बात। ये और बताओ जरा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल ए, सर्कल ए का जो रेडियस है
दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ सर्कल बी। तो सर्कल बी के कंपैरिजन में सर्कल ए का रेडियस 2 गुना है। एंड द रेडियस ऑफ सर्कल बी इज ट्वाइस दैट ऑफ सर्कल सी, और सर्कल बी का रेडियस सर्कल सी के कंपैरिजन में 2 गुना है। तो अगर सर्कल सी का रेडियस 1 है तो सर्कल बी का रेडियस 2 है, सर्कल ए का रेडियस 4 है। सबके रेडियस का रेशियो हमें मिल गया। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि इनके एरिया का क्या रेशियो होगा। तो भाई जो भी रेडियस का रेशियो होगा एरिया का रेशियो होगा उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने ऐसे करना है। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। ठीक है, अभी हम सर्कल के बेसिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसके बाद हम सर्कल्स के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। तो देखो भाई, मेरे सामने एक सर्कल है। ठीक है, मैं एक स्टैंडर्ड केस की वैल्यूज याद रखने वाला हूँ। स्टैंडर्ड केस क्या होता है थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। मेरे सामने एक सर्कल है, ठीक है, और मैंने इसके रेडियस को मान लिया जी 7। ठीक है, तो अगर सर्कल का रेडियस 7 है, यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल है, मैंने उसके रेडियस को मान लिया है जी 7। तो अगर सर्कल का रेडियस 7 है तो एक बार मैं इसका सरकमफ्रेंस निकालना चाह रहा हूँ। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस हो गया 44। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर होता है। और एक बार इसका एरिया और निकाल रहा हूँ मैं, तो इसका एरिया क्या होएगा, इसका एरिया होएगा पाई आर स्क्वायर। तो वो हो जाएगा पाई इंटू आर, यानी कि 22 7 154। और आपको एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि 22 का जो टेबल है वो सर्कल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको 22 का टेबल याद नहीं है तो एक बार वीडियो को पॉज करो, 4-5 बार इसे लिखो 22 के टेबल को। ठीक है, फिर आगे बढ़ना। आपको टेबल्स 25 तक याद होने चाहिए, फिर भी याद नहीं है तो एटलीस्ट अभी 22 का टेबल याद कर लो। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपने 22 का टेबल याद कर लिया होगा। अब देखो, हमने ये चीज़ें याद रखनी है। हमने ये चीज़ें क्यों याद रखनी है, क्योंकि बार बार हम बिना वजह की कैलकुलेशन नहीं करना चाहते। इससे हमारी कैलकुलेशन कैसे बचेगी, देखो ऐसे बचेगी। हमने एक चीज़ याद कर ली कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, अगर किसी सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर होता है तो उसका सरकमफ्रेंस 44 होता है और उसका एरिया 154 होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने याद कर ली। ठीक है भाई, अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई एक सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होएगा। अगर एग्जामिनर आपको ये बात पूछता है तो आपको एक बार आंख बंद कर लो, आपको ये याद होना चाहिए कि रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44। आंखें बंद कर लो, मान लिया करो मेरी ये बातें। अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 और एरिया 154। तो यहाँ पर अब आंख खोलो, यहाँ पर अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, या फिर अब फिर से बंद कर लो, आंख खोलो मत, बंद कर लो। यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि रेडियस 14 है, यानी कि 7 का डबल है। तो अगर रेडियस डबल है, रेडियस 2 गुना है, तो सरकमफ्रेंस भी उतने ही गुना होता है, मैंने आपको बताया था। तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 44 इंटू 2 यानी कि 88। और एरिया कितना हो जाएगा, अगर रेडियस 2 गुना है तो एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना, यानी कि 154 इंटू 4। क्लियर है, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा 154 इंटू 4। समझ में आ गई बात। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका एरिया कितना होएगा। तो आपको ये ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पाई आर स्क्वायर, ऐसे नहीं, आप सीधा बोलोगे कि भाई मुझे 7 वाले का याद है, अगर रेडियस 7 होता है तो एरिया 154 होता है। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ उसका रेडियस है 3 गुना। तो अगर रेडियस 3 गुना है तो एरिया 3 का स्क्वायर 9 गुना, तो एरिया होएगा 154 इंटू 9। एटलीस्ट इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ देखो, अब भाई कभी कभी एग्जामिनर आपको ये बोलता है कि भाई सरकमफ्रेंस है वो 132 है, सरकमफ्रेंस 132 है, तो भाई आपको रेडियस निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में आप ये देखोगे कि भाई सरकमफ्रेंस 44 होता है तो रेडियस 7 होता है, तो 44 का कितने गुना है ये, यहाँ पर तो ये 3 गुना फिर भी दिख जाएगा, लेकिन 44 का टेबल तो हमें नहीं आता ना। तो एक और केस मैंने याद करके रखा हुआ है, देखो एक और केस मैंने याद करके रखा हुआ है, वो आपको बता देता हूँ कि अगर रेडियस 7/2 है, और इन चीज़ों को याद करने का फ़ायदा होगा, मैं कभी भी आपको फालतू की चीज़ें याद करने के लिए नहीं बोलता।
ठीक है, तो इन चीज़ों को डेफिनेटली याद कर लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका टाइम बचेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, इन चीज़ों के यूज़ करने से अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। अगर रेडियस 7/2 होता है तो 7 के कंपैरिजन में कितना है ये 7/2, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, अगर रेडियस आधा हो गया तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो सरकमफ्रेंस है जी 22। वैसे एरिया कितना हो जाएगा, अगर रेडियस आधा हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा, आधे का स्क्वायर यानी कि 1/4, 154 इंटू 1/4। लेकिन ये चीज़ याद नहीं करनी, ये तो मैं वैसे बता रहा था। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है, ये केस तो याद रख ही लो कि अगर रेडियस 7/2 होता है तो सरकमफ्रेंस 22 होता है। ये अदरवाइज याद रखने की मतलब अलग से आपको एफर्ट नहीं लगेगा इसे याद रखने में, यहाँ पर ये आपको सीधा पता लग जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें 22 का टेबल आता है ना, वो फ़ायदा हो जाएगा। अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई कोई सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो है जी 88 सेंटीमीटर, अभी आपको 44 का डबल तो दिख जाएगा, लेकिन 22 चौके, चलो ये तो आपको 44 का डबल दिख गया, अब मैं बोलता हूँ 132 सेंटीमीटर, ये हो सकता है आपको 44 का 3 गुना ना दिखे, तो आपको दिखेगा कि भाई 22 का कितने गुना है, ये 22 का कितने गुना है, 22 × 132, मैंने आपको बोला था 22 का टेबल याद होना चाहिए। तो अगर 22 का 6 गुना है, 22 का 6 गुना है तो 44 का 3 गुना होएगा, है ना। मैं ऐसे करता हूँ, 6 का आधा कर लो, तो यानी कि रेडियस 7 × 3 होएगा। अगर यहाँ पर एग्जामिनर ऐसे बोलता है 176, तो हो सकता है ये आपको याद ना हो, या फिर 176 तो फिर भी आप याद कर लोगे, कोई बड़ी वैल्यू है तो उसको आप 44 से कैसे काटोगे, 22 से काटनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर आपको ये बोलता है कि भाई किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस 176 है, तो मैं 22 से देखता हूँ कि 22 8 है, अगर 22 से 8 पर जा रहा होगा तो 44 से 4 पर जा रहा होगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पर इसका रेडियस क्या होगा, 7 × 4। या फिर इसका एक और फायदा हो जाता है, अगर एग्जामिनर आपको ये बोले कि एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस 66 सेंटीमीटर है, तो 22 का कितने गुना है, 22 का 3 गुना है, ठीक है। तो जिस भी सर्कल का सरकमफ्रेंस 22 होता है उसका रेडियस कितना होता है, 7/2। तो ये 22 का 3 गुना है, 22 का 3 गुना है इसका सरकमफ्रेंस, तो रेडियस भी 3 गुना होगा 22 वाले के कंपैरिजन में। तो रेडियस कितना है, 7/2 × 3। तो 22 से आप ये फ्रैक्शन वाले भी टैकल कर पाओगे। तो ये दो चीज़ें याद कर लो। अगर इस चीज़ में आप अनकंफर्टेबल हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके जो मैंने आपको ये अंडरस्टैंडिंग बताई है एक बार इसको फिर से समझो और एक बार खुद कई वैल्यूज़ लेकर देखो। इस चीज़ में आपका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात। अब मैं क्या करूँगा, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो गए हो तो एक बार यहाँ पर ये जो क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ हैं ये फिल कर दो, ये सारी, ठीक है। यहाँ पर रेडियस गिवन है तो सरकमफ्रेंस और एरिया बताना है, ठीक है। सरकमफ्रेंस गिवन है तो ये सारी चीज़ें बतानी है। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी वैल्यूज़ फिल कर दो, फिर मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। तो चलो भाई, उम्मीद करता हूँ आपने ये सारी फिल कर दी होंगी। तो यहाँ पर अब हम हेल्प लेने वाले हैं एक स्टैंडर्ड सर्कल से। अगर सर्कल का अब वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में है ना, 7, 44, 154 आपके दिमाग में होनी चाहिए और 7/2 और 22 आपके दिमाग में होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर सर्कल का रेडियस कितना है, कभी कभी ऐसे पॉइंट में देगा एग्जामिनर ये 7/2 है, देखो ये 7/2 है। तो अगर सर्कल का रेडियस 7/2 होता है तो सरकमफ्रेंस कितना होएगा, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा जी 22। ये केस तो हमें याद ही है। और हाँ, अगर सर्कल का रेडियस 7 होता है तो एरिया होता है 154, एरिया 154। तो यहाँ पर रेडियस है 7/2, तो रेडियस कितना हो गया, हाफ, 1/2 गुना, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/4 गुना, यानी कि 154/4। इसकी कैलकुलेशन से मुझे मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन बेसिक से भले ही मत करो यहाँ पर। हाँ, अब किसी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 88 है, तो यहाँ पर आप 44 का मल्टीपल भी देख सकते हो कि भाई 44 का डबल है, और सरकमफ्रेंस जब 44 होता है तो रेडियस होता है 7, तो ये 44 का डबल है, तो यहाँ पर रेडियस हो जाएगा 14, है ना। हमारे 7, 44, 154 वाले केस का डबल केस दिख रहा है ना सीधा, तो सरकमफ्रेंस डबल तो रेडियस डबल, लेकिन सरकमफ्रेंस डबल है तो एरिया कितने गुना होगा, ये 2 गुना है तो एरिया 4 गुना होगा, तो 4 × 154, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप 44 वाला केस यूज़ नहीं कर पाओगे, तो 22 और 44 दोनों केस यूज़ करने में आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है, दोनों केस यूज़ करने में। अब ये 22 का 3 गुना है, ठीक है।
सरकमफ्रेंस 22 का 3 गुना है। तो जब सरकमफ्रेंस 22 होता है तो रेडियस होता है 7/2, तो रेडियस भी 7/2 का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 22 होता है तो 7/2 होता है, 22 × 3 होएगा तो 7/2 × 3 हो जाएगा। और अब ये देखो यहाँ पर कि भाई जब रेडियस 7 होता है, देखो ये सारी चीज़ें दिमाग में हो जाएंगी आपके, थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग में कंफर्टेबल हो जाओगे, इनके लिए अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अपना रेडियस कितना है, रेडियस 7 का 3/2 गुना है। ये आपको दिख रहा है कि रेडियस 7 का 3/2 गुना है। तो जब रेडियस 7 होता है तो एरिया होता है 154। अब रेडियस क्या हो गया है, 7 का 3/2 गुना, तो एरिया कितना हो जाएगा, 3/2 गुना का स्क्वायर, यानी कि 9/4 गुना। 3/2 का स्क्वायर कर लो, 9/4 गुना। ये चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। अब यहाँ पर ये जो सरकमफ्रेंस है ये है जी 22 का 6 गुना, 22 का 6 गुना। अगर 22 का 6 गुना है तो 44 का 3 गुना होएगा, 44 का 3 गुना। तो अगर सरकमफ्रेंस 44 का 3 गुना है तो रेडियस 7 का 3 गुना होएगा, क्योंकि जब सरकमफ्रेंस 44 होता है तो रेडियस 7 का 3 गुना। तो अगर रेडियस 7 का 3 गुना है तो एरिया 9 गुना होएगा, है ना, अगेन वही केस। देन नेक्स्ट, यहाँ पर रेडियस जो है वो 7 का 4 गुना है, रेडियस है जी 7 का 4 गुना, तो सरकमफ्रेंस 44 का 4 गुना, और एरिया क्या हो जाएगा 154 का, रेडियस 4 गुना है तो एरिया 16 गुना होएगा, तो 154 का 16 गुना। तो भाई इस चीज़ में फॉरवर्ड हो जाओ, आगे बढ़ने से पहले मैं इन चीज़ों को डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इस पोर्शन को बार बार देखो, अगर भाई अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक रह रही है तो, नहीं तो अदरवाइज अब तक स्ट्रांग हो गई होगी। ठीक है, नहीं हुई है तो कॉपी पेन पर लिखो, आगे इन चीज़ों का भरपूर यूज होएगा। और एक्चुअल आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं ज़्यादातर, तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन में भी भरपूर यूज होता है। ठीक है, तो चलो भाई ये क्वेश्चन करो जरा एक बार। The diameter of a toy wheel is 14 centimeter. What is the distance traveled by it in 15 revolutions? तो भाई सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई टायर हमारे सामने है, जब ये रिवॉल्यूशन करता है, जब ये ऐसे घूमता है, अरे भाई मिट गया ये, जब ये ऐसे घूमता है तो एक चक्कर काटने के लिए ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो इस टायर के ऊपर यहाँ पर एक निशान है, इस टायर के ऊपर एक बार यहाँ पर निशान है, तो जब ये टायर ऐसे घूमेगा ना, जब ये टायर ऐसे आगे जाएगा घूमेगा, तो जब ये टायर पूरा एक चक्कर काट लेगा, पूरा एक चक्कर, तब ये टायर फिर, जब ये निशान है तब ये फिर से नीचे आ जाएगा। मतलब ये टायर पूरा एक चक्कर कब काटेगा, ये टायर पूरा एक चक्कर कब तब काटेगा जब ये उतना डिस्टेंस चल चुका होगा जितना इसका सरकमफ्रेंस है, जितनी इसकी परिधि है। जब ये उतना डिस्टेंस चल चुका होगा तब ये पूरा एक चक्कर काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि जब ये पूरा एक चक्कर काटेगा तो उतना डिस्टेंस चल चुका होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 15 रिवॉल्यूशंस, कि 15 रिवॉल्यूशंस के अंदर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 15 रिवॉल्यूशन के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, एक रिवॉल्यूशन के अंदर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2πr, जितना इसका सरकमफ्रेंस है। तो 15 के अंदर कितना ट्रेवल किया होगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस है उसका 15 गुना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, एक चक्कर काटने के लिए उतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है जितना इसका सरकमफ्रेंस है। अब करते हैं इसको। तो देखो भाई, इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है 14, यानी कि इसका रेडियस कितना होएगा, रेडियस हो जाएगा 7। तो अगर इसका रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 44, सरकमफ्रेंस 44, सीधा सीधा दिख रहा है ना उस केस का यूज। तो जब एक चक्कर काटेगा तो ये 44 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस 44 है। एक चक्कर काटने में 44 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लेगा, तो 15 चक्कर काटने में 44 × 15, 15 चौके 60, 660। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 660, दैट इज ऑप्शन है। तो देख लो, ऐसे ये सारे क्वेश्चंस निकलाएंगे। और 15 × 44 तो आप मेंटली भी कर सकते थे, अभी एक बार करके देख लो कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को निकालो। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक इन ट्रेवलिंग 924 मीटर्स, 924 मीटर ट्रैवल करने में कितने चक्कर काटेगा, कितनी रिवॉल्यूशन मेक करेगा। सबसे पहले ये बताओ कि एक रिवॉल्यूशन मेक करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, एक रिवॉल्यूशन के लिए।
एक रिवॉल्यूशन के लिए सरकमफ्रेंस जितना, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना है भाई, इसका जो रेडियस है वो 7 का 3 गुना है, 7 का 3 गुना है, 7 वाला केस हमने याद कर रखा है, तो इसका सरकमफ्रेंस होएगा 44 का 3 गुना। ठीक है, रेडियस 7 तो सरकमफ्रेंस 44, तो इसका सरकमफ्रेंस हो गया 44 का 3 गुना, यानी कि एक रिवॉल्यूशन के लिए 44 इंटू 3 इतने सेंटीमीटर ट्रेवल करता है। और यहाँ पर इसने कितना ट्रेवल किया है, इसने ट्रेवल किया है 924 मीटर्स, यानी कि 924 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर कितनी रिवॉल्यूशन काटेगा, तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे इस चीज़ से कि भाई एक रिवॉल्यूशन के 44 इंटू 3 ट्रेवल करके एक रिवॉल्यूशन काट लेता है, तो देखते हैं उसके अंदर 44 इंटू 3 कितनी बार आता है। तो भाई 44 दूनी 88, यहाँ पर बच गया 4, 44 से कम 44 और 3 साते 21, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 700 रिवॉल्यूशन, 700 चक्कर ये काटेगा। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, इनको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, अदरवाइज इनको हम मेंटली कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। ये बताओ जरा एक बार, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए व्हील दैट मेक्स 113 रिवॉल्यूशन टू गो 2 किलोमीटर एंड 26 डेकामीटर। तो यहाँ पर डेकामीटर यूज हो गया मेरे भाई, तो एक बार मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा कि डेकामीटर क्या है। तो ध्यान से सुनो कि हमारे पास क्या है, एक छोटी सी लाइन है जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं कि भाई किंग हेनरी डाइड, किंग हेनरी मर गया और इसकी जो मदर है, मदर डिडंट क्राई मच, जो मदर है वो ज़्यादा नहीं रोई। किंग हेनरी मर गया फिर भी मदर ज़्यादा नहीं रोई। तो अब आप क्या करोगे, एक बार इसकी ये सारी चीज़ें मिटा दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिटा दो। अब हमारे पास ये चीज़ें बच गई, तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर जिसका यहाँ पर यूज हुआ है, मीटर, डेसीमीटर, इस डी के सामने सी आता है ना, क्योंकि अदरवाइज डेका और डेसी में डाउट हो जाएगा कि कौन सा डेका है कौन सा डेसी है। तो जिस डी के आगे सी है, डी सी, वो डेसीमीटर है, डेसीमीटर। ये है जी सेंटीमीटर और ये है मेरे भाई मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, इनकी रिलेशन क्या होती है, देखो ध्यान से। और ये सिर्फ मीटर के नहीं है, ये किलो लीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर हैं, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, लीटर में भी यही चलने वाले हैं। ठीक है, ग्राम में भी यही चलेंगे, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, यही चलेंगे सारे। और मीटर की जगह ग्राम आ जाएगा बस। देखो 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 10 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर के अंदर होते हैं 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर के अंदर होते हैं 10 मीटर। यानी कि अगर आपके पास 5 किलोमीटर हैं तो कितने हो जाएंगे, 50 हेक्टामीटर हो जाएंगे। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 50 हेक्टामीटर, और 50 हेक्टामीटर इज इक्वल टू 500 डेकामीटर। 5 किलोमीटर 500 डेकामीटर के बराबर हो गए, या फिर 5000 मीटर। तो यहाँ पर जब आप इस साइड जाओगे तो एक एक जीरो बढ़ाते चलो, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करते चलो, और जब इस साइड आओगे तो आप क्या करो, 10 से डिवाइड करते चलो। यही सिस्टम है। अगर आपको किलोमीटर और मीटर कन्वर्ट करने आते हैं ना, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो इसको तो मीटर आ जाता है, और 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर आ जाता है। तो यही बात है, जब उस साइड कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे। अब किलोमीटर को मीटर तक लाने में 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करते हो, देखो 1 2 3, 3 बार अगर 10 हो गया तो क्या बन गया, 3 बार 10 होके बन गया 1000, 10 का क्यूब 1000 होता है। ऐसे ही किलोमीटर को डेसीमीटर में बदलना हो तो 1 2 3 4, 10,000 से गुना कर दोगे। तो ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो हमने करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो एक तो 2 किलोमीटर है, लेकिन हमें ये मीटर में बदलना पड़ेगा ये सारा। ठीक है, हमें किस में बदलना पड़ेगा, ये मीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखो भाई 2 किलोमीटर का तो मैंने बना दिया 2000 मीटर्स, और ये जो 26 डेकामीटर है इसका क्या करोगे, 26 डेकामीटर है इसका मीटर बनाओ, तो 10 से गुना करोगे तो 260 मीटर बन जाएगा। ये 26 जो डेकामीटर है तो 260 मीटर, तो कुल मिलाकर हमारे पास 2260 मीटर हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना 2260, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो भाई टोटल एग्जामिनर पूछ रहा है कि 2260 मीटर चलने में व्हील का जो डायमीटर है वो कितने मीटर होएगा। तो अब देखो ध्यान से, जब 2260 मीटर चला, जब वो 2260 मीटर चला तो उसने 113 रिवॉल्यूशन कवर कर ली, मतलब 113 चक्कर काटने में वो 2260 मीटर चल पड़ा वो टायर।
तो एक चक्कर काटने के लिए कितना चला होगा, 2260/113। तो एक चक्कर काटने के लिए वो टायर इतना चला होगा। और अब मैं यहाँ पर 7, 44 और 154 उसको यूज़ नहीं कर रहा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। ऐसे मत सोचना कि इसको यूज़ करना कंपलसरी है, हमने ये अपनी ईज के लिए बनाया है, ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इसको ज़बरदस्ती कहीं पर भी घुसेड़ेंगे नहीं, जहाँ पर ये हमारी हेल्प करेगा यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 113 चक्कर के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना। एक चक्कर के लिए कितना, इतना। तो एक चक्कर के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो क्या होता है, 2πr। तो ये जो वैल्यू है 2πr की वैल्यू है। एक चक्कर के लिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है सर्कल, यानी कि ये उसके सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है। तो हमें निकालनी है किस चीज़ की वैल्यू, हमें निकालनी है डायमीटर की वैल्यू। तो देखो, अगर हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी होती तो मैं 2 और पाई इन दोनों को नीचे भेज देता और पाई को यहाँ पर खोल देता, 22/7 कर देता। लेकिन मुझे डायमीटर यानी कि 2r की वैल्यू निकालनी है, 2r। तो मैं सिर्फ पाई को इधर भेज दूंगा, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो पाई को मैंने इधर भेज दिया और उसको मैंने वैल्यू रख दी, खोल दिया, तो 22/7। तो यहाँ पर 2 × r, ये जो भी आएगी ये उसके डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल आउट करें, 113। और ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, अपने SSC CGL अपने एग्जाम का ही है। ठीक है, तो 2, 2.5, 2, 11, तो 70/11, 11 × 6 = 66, 6, 4/11 मीटर, यानी कि यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है भाई, तो ये बताओ एक बार अभी, देयर इज ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ 180 मीटर ब्रेड्थ, 180 मीटर लेंथ, 180 मीटर एंड ब्रेड्थ 120 मीटर इन ए सर्कुलर फील्ड। तो हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, ये हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं ऊपर से। ठीक है, मान लो ये सर्कुलर फील्ड है और यहाँ पर आप इसको ऐसे हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, ऐसे ऊपर से ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो देखो, तो इसके अंदर जो टैंक है वो ऐसा दिखेगा, जहाँ पर भी ये टैंक है अपना, इसके अंदर टैंक मतलब कि टंकी, वो लड़ाई वाला टैंक नहीं। देयर इज ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 180 मीटर एंड ब्रेड्थ 120। तो लेंथ है 180 और ब्रेड्थ है 120 इस सर्कुलर ग्राउंड के अंदर, इन ए सर्कुलर फील्ड। इफ द एरिया ऑफ द लैंड पोर्शन ऑफ द फील्ड, और देखो बीच में एक तो ये टैंक है, यानी कि यहाँ पर गड्ढा होगा, और ये जो धरती वाला इलाका है इसका एरिया कितना बताया है उसने, इसका एरिया उसने बताया भाई टोटल 40,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फील्ड। तो देखो इस फील्ड का एरिया कितना है मेरे को ये बताओ। तो देखो भाई, इस पूरे फील्ड का एरिया निकालने के लिए हमें ये सारी चीज़ चाहिए, ये पूरे फील्ड का एरिया चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पर पूरे फील्ड का एरिया नहीं बता रखा, ये जो टैंक है इसके अलावा एरिया आपको बता रखा है, इसके अलावा जो एरिया है वो 40,000 है। तो इस टैंक का एरिया और जोड़ दो, पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। टैंक के अलावा सारा बता रखा है, तो टैंक का एरिया कितना होएगा, ये रेक्टेंगुलर टैंक है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यानी कि 180 × 120, तो ये हो जाएगा जी 2 0 और 18 × 12, तो भाई 18 × 18 180 और 18 दूनी 36, 180 और 36 216, तो ये हो गया 00616 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया पूरे सर्कल का एरिया। और पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया होता है πr²। तो यहाँ पर हमें बस r की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इस पाई को मैं नीचे भेज रहा हूँ 22/7, इसको ओपन कर दूंगा नीचे भेज के 22/7। अब हमें r² की वैल्यू मिल जाएगी, तो 22 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 22 दूनी 44 और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 22, ये 66 होता है, तो एक 22 से 5 कम है तो 5 कम 17, 22 8 176, 28 पर ये चला जाएगा। अब देखो इस 28 को तोड़ लो, 7 × 4। मैं क्यों तोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट करनी है, r की वैल्यू निकालनी है। तो 2 7 की जगह पर 1 7 आ जाएगा। इस 4 का जो स्क्वायर रूट है, हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, वो 2 आ जाएगा, और 2 0 की जगह 1 0 आ जाएगी, यानी कि 1 10 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 × 10, 140 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है भाई, अब एक बार ये ट्राई करो जरा। द एरिया ऑफ रिंग बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हुज सर्कमफ्रेंस आर 88 सेंटीमीटर एंड 132 सेंटीमीटर है क्या। देखो 2 सर्कल्स हैं, और कंसेंट्रिक का क्या मतलब होता है, जिनका केंद्र सेम हो, समकेंद्रीय, जिनका सेंटर सेम हो। तो ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, एक का सर्कमफ्रेंस है 88, और जैसे ही आपने सर्कमफ्रेंस 88 देखा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 44 का डबल है, 44 का डबल है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा
7 का डबल, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड केस है वो ये वाला है 7 44 154, 44 का डबल सरकमफ्रेंस तो 7 का डबल उसका रेडियस 14। और ये जो है ये अब तक एटलीस्ट ये तो याद हो गया होगा ना कि 132 44 का 3 गुना है, और 132 बड़ी बार यूज करता है एग्जामिनर, तो 44 का 3 गुना है, तो बाहर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना हो गया, उसका रेडियस हो गया जी 21। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस 21, अंदर वाले का 14, यानी कि इस रास्ते का जो चौड़ाई है वो 7 है। ठीक है, अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, द एरिया ऑफ द रिंग, रिंग मतलब कि ये जो बीच में ये जो बन गया है ना, ये इसका एरिया उसने पूछा है कि भाई इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, हम पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से छोटे सर्कल का एरिया घटा देंगे, तो सिर्फ रिंग का एरिया बच जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो पूरे बड़े सर्कल का, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, पूरे बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा, पूरे बड़े सर्कल का एरिया होगा पाई 21 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और छोटे सर्कल का एरिया क्या होगा, छोटे वाले सर्कल का एरिया वो होगा पाई 14 का स्क्वायर। तो इन दोनों में पाई कॉमन होएगा। ठीक है, पाई कॉमन है, तो यहां पर क्या बच जाएगा 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, यानी कि ये क्या बच गया, ये बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इनके स्क्वायर करके सोल्व मत करना, ये जो जब भी ये ऐसा केस आता है ना एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, तो इस वाले केस से काफ़ी इजी रहते हैं इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख लेंगे, 21 प्लस 14 इंटू 21 माइनस 14। तो 21 प्लस 14 क्या हो जाएगा 35, और 21 माइनस 14 क्या हो जाएगा 7। ए प्लस बी ए माइनस बी तोड़ दिया, और पाई की वैल्यू भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आंसर हो गया 22 इंटू 35। और एक और बात ध्यान रखो, जब भी हमारे पास 5 आ जाता है और 2 आ जाता है, तो 2 5 वाले नंबर को दे दिया करो। तो जैसे ही आप 35 को 2 दोगे, 22 से 2 छीन कर, तो 35 का तो बन जाएगा 70, और 22 की जगह 11, तो 11 7 77, तो आंसर हो गया 770। क्लियर है, समझ में आ गई बात? और एक और स्टैंडर्ड बात आपको बता दूं कि जब भी बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया घटाना होता है, तो बड़े सर्कल का रेडियस है अपना बड़ा आर, और छोटे सर्कल का रेडियस है आर। तो हमेशा हमें ये करना पड़ता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो हमेशा आपका पाई कॉमन आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर हम इसे रट नहीं रहे, जब बार बार जिस पैटर्न की रिपीटेशन होती है बस एक बार हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं होती। तो अब इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। तो इसे रटने की कोशिश मत करो, बस इस बात को आपने समझ लिया ना, वो एनफ है। अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 308। एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है हमारे पास, ठीक है, उसका सर्कमफ्रेंस दे दिया। देयर इज 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द ग्राउंड, और उस ग्राउंड के चारों तरफ एक 7 मीटर का पाथ है। ठीक है, अंदर वाला प्लेग्राउंड है और इसके चारों तरफ 7 मीटर का रास्ता है। द एरिया ऑफ द पाथ, तो देखो इसका सर्कमफ्रेंस गिवन है अंदर वाले का। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको 22 से डिवाइड कर रहा हूँ कि भाई 22 एकम, क्योंकि मुझे याद है कि अगर सर्कमफ्रेंस 22 हुआ तो रेडियस 7/2 होगा। 44 का टेबल मुझे आता नहीं तो मैं 44 से भी डिवाइड कर देता। ठीक है, 22 का आता है, तो 22 एकम 22, तो यहाँ पर बच गया 8, और 22 चौके 88, तो 22 का 14 गुना है, ये मुझे दिख रहा है। तो अगर 22 का 14 गुना है तो 44 का कितने गुना होएगा, 44 का 7 गुना होएगा। अगर 44 का 7 गुना है तो रेडियस कितना होएगा, 7 का 7 गुना, यानी कि 49। यानी कि अंदर वाले का जो रेडियस है वो 49 है। और यहाँ पर है क्या, देखो आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप इसको 2 पाई आर से इक्वेट करोगे, क्योंकि ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस है। आप इसको 2 पाई आर से इक्वेट करोगे तो भी ये आ जाएगा है। लेकिन बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पर भी अवेलेबल है, तो इससे काफ़ी फास्ट हो जाती है हमारी कैलकुलेशन। ठीक है, तो अंदर वाले का रेडियस हमें मिल गया 49, और बाहर वाले का रेडियस हमें पता ही है 49 + 7, क्योंकि ये 7 मीटर का है। तो 49 + 7 कितना हो जाएगा, टोटल 56। तो हमें निकालना क्या है, हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। तो बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया घटा दो बस। तो भाई क्या हो जाएगा, अभी तक आपने देखा ना पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा। अब देखो इस ऑब्जर्वेशन का फायदा क्या होगा, पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं, मेंटली आप देख पा रहे हो ना, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर।
अगर ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर लेते हो तो फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिखते हो कि 56 + 49, 56 + 49, तो 50 और 40 90, 9 और 6 15, 90 और 15 105 इंटू 56 - 49 7, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का सम, यही मैंने यहाँ पर लिखा। 7 से 7 गया और मुझे दिखा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 मैंने इसको दे दिया, तो ये तो हो गया 210 और यहाँ पर रह गया 11। अब इस कैलकुलेशन को मैं इजीली कर सकता हूँ, 2310 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, तो एक बार ये ट्राई करो जरा। द सम ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल्स के रेडियस का सम है 91। ठीक है भाई, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज, उनके एरियाज के बीच में डिफरेंस, यानी कि कौन सा केस है, एक सर्कल है और उसके अंदर एक सर्कल है। वैसे उसके अंदर सर्कल होना जरूरी नहीं है, बस कुल मिलाकर केस ये है कि πr² - πr², 2 सर्कल के एरियाज का डिफरेंस। तो यहाँ पर पाई कॉमन ले लेते हैं ना हम इसके अंदर, आपको पता है अब तक हम यही करते आ रहे हैं, और अंदर क्या बच जाता है, r² - r², और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं जी r + r इंटू r - r। तो ये चीज़ आप डायरेक्टली लिखने के एबल होने चाहिए। बहुत बार मैंने आपको बता दी कि 2 सर्कल्स के बीच का एरिया उसने बोला है, तो आप दिमाग में बोलो पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे आर का स्क्वायर। दिमाग में देखो, पाई कॉमन ले लिया और बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर है, उसे हम लिख सकते हैं ये। ठीक है, और 2 सर्कल के एरियाज का ये जो डिफरेंस है एग्जामिनर बता रहा है वो है जी 2002। और एग्जामिनर ने एक आधी चीज और बताई है कि दोनों सर्कल्स के रेडियस का सम, ये देखो r + r की वैल्यू बता दी, उसकी वैल्यू क्या है जी 91। तो चलो भाई एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, और कुछ तो उसने बताया नहीं। तो 22 से मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो 22 से कितने पर जाएगा, 9 पे जाएगा, 22 ने में 198, 2 बचेगा, 22 × 22, और 91 से 91 कैंसिल हो गया, तो r - r की वैल्यू बच गई 7। और उसने r + r की वैल्यू भी आपको बता रखी है कि भाई 91 है, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर यूज़ किया है ना, दोनों रेडियस का सम। तो और उसने पूछा क्या है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। तो देखो दोनों इक्वेशन आपके पास बन गई है, अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि छोटे r से छोटा r कैंसिल, 98, और r की वैल्यू हो जाएगी जी 49। ठीक है, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये करो भाई एक बार। 4 equal sized maximum circular plates are cut off from a square paper sheet of area 784 cm²। एक स्क्वायर की सीट है, उस पर से 4 प्लेटें काट ली गई मैक्सिमम साइज की, तो किस तरह का नज़ारा होगा, कुछ इस तरह का नज़ारा होगा। स्क्वायर के अंदर से 4 मैक्सिमम साइज की सर्कुलर प्लेट्स निकाल ली गई। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो है 784। अगर स्क्वायर की साइड a है तो a स्क्वायर की वैल्यू है 784, तो ये 784 किसका स्क्वायर है, मैंने आपको बोला था कि 30 तक याद कर लो स्क्वायर, अच्छा रहेगा, कई बार काम आ जाते हैं। तो 784 28 का स्क्वायर है, यानी कि a की वैल्यू है जी 28, स्क्वायर की जो साइड है वो है 28, यानी कि ये जो पूरी लाइन है इसकी लेंथ कितनी है 28, तो इसकी लेंथ कितनी है 14 और 14, 2 सर्कल 14 और 14, तो सर्कल का रेडियस कितना हो गया 7, है ना, एक सर्कल का रेडियस 7। और उसने क्या पूछा है, द सरकमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट, और हमें पता है जब सर्कल का रेडियस 7 होता है तो सरकमफ्रेंस 44 होता है। स्टैंडर्ड केस याद है ना, रेडियस 7 सरकमफ्रेंस 44, तो ये चीज़ें बड़ी काम आती है, बिना वजह नहीं तो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट होता रहेगा बार बार। इन चीज़ों में ये नहीं है कि हम दूसरे वे से कर नहीं सकते, बिना वजह टाइम वेस्ट होता रहेगा हमारा। तो ये क्लियर है ये वाला। अब हम करने वाले हैं भाई 2 चीज़ें, सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इनको देखकर स्टूडेंट को हो सकता है ये लगे कि भाई, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चंस आते नहीं ना, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ओपन माइंड से फुल अवेयरनेस के साथ सीखिएगा, इन्जॉय कीजिएगा इनको। तो भाई सबसे पहले ये कि सेक्टर होता क्या है, त्रिज्या खंड होता क्या है। तो भाई अगर मान लो मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का मैं एक छोटा सा टुकड़ा करूं, जैसे आप पिज्ज़ा को काटते हो ना, पिज्ज़ा को काटते हो, ऐसे ही मैंने इस सर्कल के छोटे से टुकड़े को काट दिया। तो इस टुकड़े को, ये जो हमारे पास ये टुकड़ा है येलो कलर का, इसको हम बोलते हैं इसका सेक्टर, यानी कि इसका त्रिज्या खंड।
क्लियर है? तो हमें ये जो टुकड़ा है, ये सेक्टर, इसका पेरीमीटर निकालना आना चाहिए और इसका एरिया निकालना आना चाहिए। ये छोटी सी बात है। तो इसका पेरीमीटर क्या होएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका एरिया भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, मान लो आपके पास एक सर्कल है, मान लो आपके पास एक सर्कल है, मैं बता दूं कि इस सर्कल का एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, और फिर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इस सर्कल में से आधा जो पोर्शन है उसका एरिया कितना होएगा, कि सर्कल का जो आधा हिस्सा है, तो आप क्या बोलोगे, सर्कल के आधे हिस्से का अगर हिस्सा आधा है तो एरिया भी आधा होएगा, यही बोलोगे ना। अगर हिस्सा 1/4 है तो एरिया भी 1/4 होएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, हम सिर्फ ये देखने वाले हैं, देखो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि ये जो अपना सेक्टर है ये पूरे सर्कल का कितना फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन है, यानी कि कितना भाग है, बस ये देखने वाले हैं। ये कैसे पता चलेगा, हमें ये ऐसे पता चलेगा कि पूरे सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो बनता है मेरे भाई 360 डिग्री का। पूरे सर्कल के अंदर एंगल कौन सा बनता है, 360 डिग्री का। तो एग्जामिनर हमें ये बताएगा कि ये जो सेक्टर है ना वो 60 डिग्री का है, 70 डिग्री का है या 80 डिग्री का है। ठीक है, हमें ये डेफिनेटली बताएगा। अब देखो, अगर एग्जामिनर ने हमें ये बता दिया कि ये जो सेक्टर है ये 60 डिग्री का है और सर्कल का रेडियस है जी 7, तो आप मुझे बताओ इसका एरिया। तो देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो कि अगर रेडियस 7 है तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, तो पूरे सर्कल का एरिया, अगर मैं पूरे एंगल को ले लूँ 360 को, तो पूरे सर्कल का एरिया होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 है तो ये केस हमने याद किया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 360 की बजाय सिर्फ 60 डिग्री लिया, यानी कि 360 की बजाय सिर्फ 60 डिग्री, यानी कि कितना हिस्सा लिया, 60 एकम 60, 60 छिके 360, हमने सर्कल का छठा हिस्सा लिया है। तो सर्कल का छठा हिस्सा लोगे तो एरिया भी 1/6 हो जाएगा, एरिया भी छठे हिस्से का हो जाएगा। तो इस पोर्शन का एरिया कितना है, इस पोर्शन का एरिया हो जाएगा 154 इंटू 1/6। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी कि एक और वे में बताता हूँ, मान लो अब यहाँ पर तो मैंने 7 वाला केस डाल दिया कि 7, मान लो इसका रेडियस 8 है, दूसरे वे से करते हैं, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये है 70 डिग्री का। तो अब आपने इसका एरिया बताना है, तो आप सिर्फ ये देखोगे कि भाई अगर रेडियस 8 हो तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू 8 स्क्वायर, यही होता है। अब हमने ये देखना है कि ये तो है भाई कंप्लीट सर्कल का एरिया, हमने सिर्फ ये देखना है कि एंगल कितना यूज किया। अगर आधा एंगल यूज किया तो आधा एरिया होएगा, अगर 1/6 एंगल यूज किया तो 1/6 एंगल होएगा, तो 1/6 एरिया होएगा। तो यहाँ पर कितना एंगल यूज किया, 70 डिग्री यूज किया 360 में से बस, यानी कि 36 में से 7 यूज किया, तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, ये 7 आउट ऑफ 36। तो समझ में आ गई बात। ये जो सेक्टर क्या है, ये जो सेक्टर है कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस किसी सर्कल का कुछ हिस्सा है, कभी आधा होएगा, कभी 1/6 होएगा, कभी 1/4 होएगा, ऐसे होएगा। अब एक और बात सुन लो जरा, अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री लेता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इसकी लेंथ निकालो, इसकी, इस पोर्शन की लेंथ निकालो, तो आपने यहाँ पर भी यही देखना है। ध्यान से सुनो कि अगर यहाँ पर मान लो रेडियस 8 है, तो अगर मैं पूरे सर्कल की बात करता, पूरे सर्कल की बात करता, तो उस केस में सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो उस केस में सरकमफ्रेंस होता 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई इंटू 8, ये पूरे सर्कल का है। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा सर्कल नहीं लिया, यहाँ पर मैंने लिया एक सर्कल का हिस्सा, और कितना हिस्सा लिया, 360 में से सिर्फ 60 डिग्री लिए, यानी कि 1/6 हिस्सा लिया। तो इसका जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा वो भी पूरे सरकमफ्रेंस का 1/6 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो मतलब कि जितना हिस्सा आप एंगल का लोगे एरिया भी उतना ही हो जाएगा, सरकमफ्रेंस भी उतना ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सर्कल का आधा हिस्सा यूज करोगे तो एरिया भी आधा है, सर्कल का 1/3 हिस्सा यूज करोगे तो एरिया भी 1/3। ये कंसेप्ट यहाँ पर है। हाँ, अब कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्या पूछ लेता है, इसका पेरीमीटर पूछ लेता है, इस सेक्टर का पेरीमीटर। तो सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, तो सेक्टर का पेरीमीटर होता है मेरे भाई, अब मैं सरकमफ्रेंस नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ पेरीमीटर, यानी कि ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, तीनों साइड्स का सम।
तो ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड होगी जी आर, सर्कल का जो भी रेडियस एग्जामिनर आपको बताए वो, और ये वाली साइड कितनी होगी आर, और ये वाली साइड कितनी होगी, ये मैंने आपको अभी निकालनी बताई है कि पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस इतना है, वो तो है ही, यहाँ पर जितना भी आपने एंगल यूज़ किया है उतना ही पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा पूरे सर्कल के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना, कोई बड़ी महान बात नहीं है, यानी कि बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, बेसिक बात है। अब देखो यहाँ पर दो स्पेशल केसेस हैं। ये जो सेक्टर है, जब ये सेक्टर 180 डिग्री का होएगा तो उसको हम बोल देंगे जी सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बोल देंगे, आधा सर्कल। और अगर ये सेक्टर 90 डिग्री का हुआ तो उसको इंग्लिश में हम बोल देंगे क्वाड्रेंट, ठीक है, मतलब कि क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा, और हिंदी में हम बोल देंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश कि चौथा अंश, चौथा पार्ट। क्लियर है मेरे भाई? तो अब आपको इसका एरिया निकालना आना चाहिए अपने सेक्टर का। अब नेक्स्ट हम करते हैं जी सेगमेंट, कि ये सेगमेंट क्या होता है। तो अब ये और देख लो जरा, ये हमारे सामने एक सर्कल है, अगर इस सर्कल के अंदर मैं कोई कोर्ड ड्रॉ करूं, कोई जीवा ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इस कोर्ड के नीचे नीचे वाला जो एरिया होता है ना, कोर्ड के नीचे नीचे वाला एरिया, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट, यानी कि वृत्तखंड। तो इस वृत्तखंड का एरिया कैसे निकालोगे? अब सेक्टर का तो आपने निकाल लिया था, तो देखो इसका भी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनो कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। देखो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये वाली कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब देखो यहां पर फिगर बन गई है AOB, ये पूरी, ये मैं पूरी गोल फिगर की बात कर रहा हूं, पूरी AOB ऐसे गोल पूरी। तो इस फिगर के अंदर हमें सिर्फ येलो वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, लेकिन हमें येलो वाले पोर्शन का एरिया निकालना नहीं आता, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हमें अब तक एक सेक्टर का एरिया निकालना तो हमने सीख लिया, आप निकाल सकते हो ना इस सेक्टर का एरिया, अगर आपको एंगल बताया जाए तो टेंशन मतलब एंगल बताएगा, तो इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं पूरे का। अगर इस पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो यही आ जाएगा ना, यानी कि इस पूरे सेक्टर का एरिया में से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो सिर्फ सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, जो हमें चाहिए, सिर्फ वही चाहिए हमें, है ना। तो बस हमें सेक्टर का एरिया भी निकालना आता है और ट्रायंगल का एरिया भी निकालना आता है, तो वो आपको एंगल बताएगा ही। तो यहाँ पर मान लो मैंने एंगल मान लिया कि भाई 60 डिग्री है, ठीक है, और इसका रेडियस है 7 और 7। तो अब हमने बताना है कि ये जो सेगमेंट है इसका एरिया कितना होगा। तो देखो सिंपल है भाई, ये एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, रेडियस दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होएगा, ये भी 60 होएगा, खुद मैं वैसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी 60 होएगा। अब पूरे सेक्टर का एरिया कितना होएगा, देखो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब रेडियस 7 होता है तो पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना होता है 154, पूरे कंप्लीट सर्कल की बात कर रहा हूँ 154। लेकिन यहाँ पर पूरा कंप्लीट सर्कल यूज़ नहीं किया, यहाँ पर कितना सर्कल यूज़ किया है 360 में से सिर्फ 60 डिग्री, यानी कि सर्कल का छठा हिस्सा यूज़ किया है। तो इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया, ये छठा हिस्सा है पूरे सर्कल के कंपैरिजन में, तो इसका एरिया हो जाएगा भी पूरे सर्कल का 1/6। तो यहाँ पर हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने स्टैंडर्ड केस से ही आ गया। तो ये आ गया अपने क्वाड्रेंट का एरिया, इसमें से हम घटा देंगे इस ट्रायंगल का एरिया, तो आ क्या जाएगा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो भाई इसमें से ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे, देखो अब तो हमारे सामने जो ट्रायंगल बनी है वो क्या बनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों एंगल 60 के और साइड है 7, तो √3/4 7 का स्क्वायर, तो ये आ गया अपना आंसर। बस इसी फॉर्मेट में देगा एग्जामिनर इसको, क्योंकि ये भाई कैंसिल आउट तो होगा ही नहीं, अगर कुछ कॉमन आता होगा तो उसको कॉमन निकाल लेगा, इसी फॉर्मेट में दे देगा। क्लियर है? यहाँ पर आपका कंसेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन के पीछे हम इतने नहीं पड़े हैं, कैलकुलेशन हो जाएगी, टेंशन मतलब। अब मान लो एक और केस लेता हूँ समझाने के लिए आपको, कि मान लो इसका रेडियस अब की बार मैंने ले लिया 14, और यहाँ पर ये ट्रायंगल ले ली भाई मैंने राइट एंगल, ये 90 की ले ली। तो अब हमने इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो अब की बार एक बार आप ट्राई करोगे, जरा आप ट्राई करो भाई एक बार, फिर मेरा देख लेना एक्सप्लेनेशन। तो भाई देखो अब की बार हम क्या करेंगे, ये जो सेक्टर का एरिया है वो निकालेंगे सबसे पहले। तो सेक्टर का एरिया यहाँ पर निकालना बिल्कुल ईजी है, अगर रेडियस 7 होता है तो एरिया होता है 154। अब की बार मैं पूरे सर्कल की बात कर रहा हूँ, ये अगर रेडियस 7 होता है तो पूरे सर्कल का एरिया होता है 154।
लेकिन रेडियस 14 है। हम सीधा सेक्टर का नहीं निकाल सकते, पहले सर्कल का निकालना होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रेडियस जो है वो 7 के कंपैरिजन में 2 गुना है, तो रेडियस 2 गुना है तो एरिया 4 गुना है। तो भाई देखो पूरे सर्कल का एरिया आ गया 154 इंटू 4। लेकिन यहाँ पर हमने सर्कल का कितना पोर्शन यूज़ किया है, यहाँ पर हमने यूज़ किया है सिर्फ 1/4 पोर्शन, यानी कि इसका एरिया क्या हो जाएगा पूरे सर्कल के कंपैरिजन में 1/4। तो इसका एरिया आ गया, कैलकुलेशन जो भी हो इसका एरिया आ गया, माइनस इसमें से हम ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हमें इसका एरिया मिल जाएगा सेगमेंट का। अब ट्रायंगल का एरिया देखो, ये वाली साइड कितनी है 14, ये वाली साइड भी 14, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मतलब इस तरह की ट्रायंगल है, ये भी 14 ये भी 14, चाहे ये कुछ भी हो, वैसे तो ये 14√2 होएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो ये सिंपल सी बात है, इसकी जो भी कैलकुलेशन हो, यहाँ पर कैलकुलेशन करने लायक लग रही है तो ये कर लेते हैं। 2 7 14, तो भाई 14 7 98, तो 154 माइनस 98 यानी कि 56। ठीक है भाई, तो अब आपने क्या करना है, एक बार आपके सामने ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं इनके सॉल्यूशंस निकालो जरा, फिर मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो देख लेना। तो भाई देखो, सबसे पहले ये बताता हूँ मैं आपको, अगर रेडियस 7 हो तो पूरे सर्कल का एरिया होता है जी 154, पूरे सर्कल का। लेकिन यहाँ पर हमें पूरे सर्कल का नहीं निकालना, यहाँ पर सर्कल का कुछ हिस्सा यूज हुआ है। कितना हिस्सा यूज हुआ है, 360 डिग्री में से सिर्फ 30 डिग्री, यानी कि 3 एकम 3 12 3 36, सर्कल का 12वां हिस्सा यूज हुआ है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 154 का 1/12। देखो इतना सिंपल है एक सेक्टर का एरिया निकालना। क्लियर है भाई, समझ में आ रही है बात? अब अगले का निकालते हैं। ये देखो यहाँ पर ये जो रेडियस है, ये रेडियस है मेरे भाई 21/2। रेडियस कितना है 21/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 7 के कंपैरिजन में रेडियस कितना है आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, 7 के कंपैरिजन में 3/2 गुना है, 7 थी 21 और नीचे 2 है, तो रेडियस 7 के कंपैरिजन में 3/2 गुना है। अगर रेडियस 7 होता है तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, मेरी बातों को फॉलो करते रहना, यहाँ पर बिना वजह कंफ्यूज मत होना। तो इसको नीचे लिख लेते हैं, अगर रेडियस 7 हो तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है 154, पूरे सारे सर्कल का। लेकिन यहाँ पर रेडियस जो है वो 7 का 3/2 गुना है, रेडियस 7 का 3/2 गुना है, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 9/4 गुना, 3/2 का। तो ये अभी तक हमने पूरे सर्कल का एरिया निकाला है। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 21/2 होता है, उस पूरे सर्कल का एरिया हमने निकाल लिया। लेकिन हमने सिर्फ इस सेक्टर का निकालना है, तो कितना है ये सेक्टर सर्कल के कंपैरिजन में, 360 डिग्री के कंपैरिजन में 120 डिग्री यूज किया है, यानी कि 1/3 सर्कल का, पूरे सर्कल का 1/3 हिस्सा है ये। तो भाई इसका 1/3 आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप कन्वेंशनल वे से करोगे ना तो इनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी मेरे भाई, तो इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और ये वाली अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे तो फिर आपको सर्कल से डर नहीं लगेगा है, और ये मेरे ख्याल आपकी साथ साथ में डेवलप हो भी रही होगी, और मेरे ख्याल का असली में डेवलप हो रही होगी अगर कंप्लीटली आप अवेयर होगे तो। अगर नहीं डेवलप हो रही तो मतलब कि आप अवेयर नहीं हो, है, चीज़ों को रिपीट करो जहाँ पर नहीं समझ में आ रही। तो क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन पर जोर नहीं दे रहा, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग पर जोर दे रहा हूँ। कैलकुलेशन तो ये आप कर लोगे। देन नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट ये है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज सेक्टर्स, इन दोनों सेक्टर्स के एरियाज का रेशियो। तो देखो भाई एक ही सर्कल के सेक्टर्स हैं, तो इनका एरिया मैं अलग अलग क्यों निकालूंगा। यहाँ पर मैंने आपको रेडियस भी दिया नहीं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे मैंने बनाए हैं, ये आपके एग्जाम में आए हुए नहीं है। इतना बुरी तरह डीप में नहीं जाएगा आपका एग्जामिनर एसएससी के अंदर, ठीक है, एसएससी में ये नहीं आए हैं, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग कभी भी हाफ डेवलप नहीं की जा सकती कि आधी डेवलप कर दी, अंडरस्टैंडिंग तो पूरी डेवलप करनी पड़ेगी अगर उससे रिलेटेड थोड़े मोटे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में स्ट्रॉन्ग डेवलप कर रहा हूँ। अब देखो, तो यहाँ पर रेडियस मैंने दिया नहीं, तो इनका एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो किसी सर्कल के अंदर एक जगह मैं सेक्टर लेता हूँ 30 डिग्री वाला और दूसरी जगह मैं सेक्टर लेता हूँ 60 डिग्री वाला, तो कुल मिलाकर 60 डिग्री वाले सेक्टर के अंदर 2 सेक्टर आ गए 30 और 30 वाले। तो हमें अगर सिर्फ इनके एंगल का रेशियो ले लेंगे तो भी हमें इनके एरिया का जो रेशियो है वो मिल जाएगा।
क्लियर है। अगर एक ही सर्कल के सेक्टर्स होंगे तो भाई 18 चौके 72, 18 तिये 54, तो इन दोनों सेक्टर्स के एरिया का रेशियो है 4:3। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं भाई, ये हो सकता है आपको शायद इसमें डाउट आया हो, अदरवाइज ये कर लिया होगा, मैंने आपको ये बताया था। अब देखो यहाँ पर क्या है, एंगल मैंने पूछा है, यहाँ पर एंगल बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ये सरकमफ्रेंस बता दिया है। देखो जब रेडियस 7 होता है तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो सरकमफ्रेंस होता है 44 पूरे सर्कल का। जब रेडियस 14 होता है तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 88। यानी कि यहाँ पर रेडियस 14 है तो इस पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो है जी, थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं इसको, तो वो है मेरे भाई 88। ठीक है, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है 88, लेकिन यहाँ पर कितना है 11। यानी कि पूरे सर्कल के कंपैरिजन में ये जो हिस्सा यहाँ पर यूज हुआ है वो 1/8 यूज हुआ है, पूरे सर्कल का 8वां हिस्सा यहाँ पर है। तो ये एंगल कितना होगा, पूरे सर्कल के अंदर एंगल होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री का 8वां हिस्सा देख लेते हैं, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, यानी कि 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है भाई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है ना, कंसेप्ट बिल्ड होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड होने जरूरी हैं, इनकी कैलकुलेशन पर इतना ध्यान मत देना, बस जो मैं चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ वो सीखते रहना। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, अगर सर्कल का रेडियस होता है 7 तो सरकमफ्रेंस होता है भाई 44, लेकिन यहाँ पर रेडियस है 21 तो सरकमफ्रेंस होएगा 7 का 3 गुना है, तो सरकमफ्रेंस होएगा 44 × 3, 7 का 3 गुना है। लेकिन ये होता अगर पूरा सर्कल होता था, तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है 44 × 3, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो टुकड़ा लिया है उसका सरकमफ्रेंस सिर्फ 22 है। तो मैं देख लूँ एक बार पूरे सर्कल के कंपैरिजन में, पूरे सरकमफ्रेंस के कंपैरिजन में इन्होंने कितना लिया है यहाँ पर, तो 22 एकम 22, पूरा 44 × 3 है ना, 22 दूनी 44, इन्होंने लिया है 1/6 सरकमफ्रेंस वाला पोर्शन यूज किया है, यानी कि ये 1/6 यूज किया है इन्होंने। अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा है एरिया, ये शेड करके एरिया पूछा है, तो अब एरिया निकाल लेते हैं। पूरे सर्कल का 1/6 पोर्शन है हमारे पास, तो अगर रेडियस होता है 7 तो पूरे सर्कल का एरिया होता है 154, लेकिन यहाँ पर रेडियस है 21, 7 का 3 गुना, रेडियस 3 गुना है तो एरिया कितना होएगा 154 का 9 गुना। तो ये पूरे सर्कल का एरिया है, पूरे सर्कल का अगर इतना एरिया है तो हमने निकालना है 1/6 पूरे सर्कल का, तो यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन जो भी हो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो भाई एक बार ये और निकाल दो जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पर हमने सेगमेंट्स का एरिया निकालना था। ठीक है, और इसको देखकर डरना मत, ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग है, अगर एक बार ये आप कर लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इस चीज़ का एरिया आप बिना लिखे निकाल सकते हो, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, फिर भी बिना वजह कभी कभी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये टफ है, तो बताऊँगा मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन। देखो अब जरा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, ये अपना 45 है, तो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस पर 45 एंगल बना है तो सेंटर पर 90 बनेगा। ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब हमने निकालना है इस सेगमेंट का एरिया, तो सेगमेंट के एरिया के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सेक्टर का एरिया निकालना होता है। ठीक है, उसमें से हमें ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब जाकर हमें सेगमेंट का एरिया मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे है। तो अब देखो भाई, सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालूं, अगर रेडियस 7 है, ये चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि रेडियस 7 है तो पूरे सर्कल का एरिया कितना है 154, लेकिन यहाँ पर रेडियस 7 का 4 गुना है, अगर रेडियस 4 गुना है तो एरिया 16 गुना होगा। अगर रेडियस 7 से 4 गुना है तो एरिया 154 से 16 गुना होगा। ठीक है, एरिया स्क्वायर गुना होता है। लेकिन ये बातें चल रही हैं पूरे सर्कल की, लेकिन यहाँ पर ये पूरा सर्कल थोड़ी है, सिर्फ 90 डिग्री वाला क्वाड्रेंट यूज हो रहा है, मतलब कि चौथा हिस्सा यूज हुआ है, यानी कि एक्चुअल में एरिया इतना होएगा। ये जो अपनी चीज़ पड़ी है यहाँ पर केक, इसका एरिया 1/4 इंटू दिस होएगा। तो चलो भाई, अब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। तो बेस इंटू हाइट 28 इंटू 28 है, तो हाफ इंटू 28 इंटू 28, अब ये आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से इसको काटता हूँ, कैलकुलेशन पर मैं बिल्कुल भी जोर नहीं दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद ही। ठीक है, सिंपल सी बात है, या फिर ये मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, जनरली कॉमन मिल जाता है। ये 154 क्या है, ये है 22 7 154। तो भाई देखो यहाँ पर 28 पड़ा है, यहाँ पर 28 पड़ा है, वैसे तो
56 कॉमन निकल रहा है यहाँ पर इजीली, लेकिन मैं सिर्फ 28 ले लेता हूँ, कोई मतलब ज़रूरी क्या है इतना बड़ा कॉमन लेना। तो 28 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 22, और यहाँ से 28 निकाला तो यहाँ पर बच गया 14। तो 22 में से 14 गए, यहाँ पर बच गए जी 8, तो 28 8 ये अपना आंसर हो जाएगा। तो 160 और 64, तो ये हो जाएगा भाई 224। क्लियर है। अब अगले वाले का एरिया बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर रेडियस है 14, तो ये फिर से हमें कैसे निकालना पड़ेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा फिर से सेक्टर का माइनस ट्रायंगल का इज इक्वल टू सेगमेंट का। तो सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो भाई सेक्टर का एरिया क्या होएगा, कितना एंगल यूज कर रखा है, तो एंगल यूज कर रखा है 120 डिग्री, कितने में से 360 में से, यानी कि पूरे सर्कल का 1/3। तो 1/3 मैंने कर लिया। अब यहाँ पर पूरे सर्कल का एरिया लिख दूंगा, पूरे सर्कल का 1/3 निकालना है, 1/3 मैंने लिख लिया। अब पूरे सर्कल का एरिया लिख दूंगा, उसका 1/3 आ जाएगा। तो अब देखो, अगर रेडियस 7 हो तो पूरे सर्कल का एरिया होता है 154, लेकिन यहाँ पर रेडियस 2 गुना है, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 गुना, 154 × 4 माइनस। अब इस ट्रायंगल का एरिया मेरे को निकालना है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होएगा, देखो भाई इस ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब इस ट्रायंगल को, ये वाली साइड 14 है ना, एक बार मैं नीचे लिख लूँ। आपको एक चीज़ मैंने कराई थी, अगर आपको ट्रायंगल की 2 साइड गिवन हो ए और बी, और उनके बीच वाला एंगल गिवन हो, तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो ½ AB sin थीटा। बताया था ना, 2 साइड और बीच वाला एंगल, ये अंडरस्टैंडिंग भी बताई थी कि भाई 2 साइड और बीच वाला एंगल देगा तो ये यूज करना, कभी भी एंगल का जिक्र हो ट्रायंगल में। तो यहाँ पर उसी चीज़ का जिक्र हो गया। देखो ये वाला जो एंगल है ये 120 है, ये वाली साइड 14 है, ये वाली साइड 14 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ½ A × B × sin 120। तो sin 120 की वैल्यू निकालना मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं, ये मैं बता रहा था। अदरवाइज इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगी ना हमेशा सर्कल के अंदर आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगी, बिकॉज ये दोनों बराबर होंगे, तो आप उसको हमेशा ऐसे डिवाइड कर पाओगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर पाओगे हमेशा, और सामने वाली साइड को बराबर हिस्सों में बांटेगी, क्योंकि सामने कोर्ड है, ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने की है। अब देखो ये 90 का एंगल बनेगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा, देखो ये 120 है, तो तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो ये हो गया जी 30, इसके अलावा 60 बच गए, ये हो गया जी 30, तो यहाँ पर ये मैंने 90 का ड्रॉप कर लिया, 90 30, और ये वाला हो जाएगा जी 60, ठीक है। तो अब देखो 90 के सामने है 14, तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, तो 30 के सामने हो जाएगा जी 7। 90 के सामने 30 के सामने का डबल होता है ना, और 30 के सामने अगर 7 है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा 7√3। सिमिलरली यहाँ पर भी 7√3। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर की जा रही है, ठीक है। और जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे अपने सिलेबस में से यूज़ कर रहा हूँ, सारे कंसेप्ट्स आपको पहले कराए ना, तो इसलिए जस्ट कंसेप्ट आपका बिल्ड कर रहा हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प ही करेगी, ये इर्रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि सारे अपने इन सिलेबस के कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ना निकले तो बस इंजॉय करते रहो, सीखते रहो, जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है उसको। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल है इसकी मुझे बेस मिल गया ना, इसका बेस, और इसकी हाइट भी मिल गई है, देखो 7। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं ½ × बेस। बेस क्या है 14√3, 7√3 + 7√3, और हाइट क्या है, हाइट है जी 7। तो बस ये है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, ऐसे क्वेश्चन वो नहीं दे रहा आपको, लेकिन कभी भी सेगमेंट वो यूज करता है। तो देन अब मैं सेक्टर बता रहा था, तो सेगमेंट ये मैंने आपको बताया, ठीक है। क्लियर है, फाइन। और एक बार उसने, क्योंकि ये चीज यूज की है एग्जामिनर ने, लीफ, तो ये लीफ मेरे को बताना जरूरी था। इसको लीफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पत्ते की शेप का है ऐसे, ठीक है। 2017 मेंस में लीफ यूज किया है, इसलिए ये मेरे को बताना ही है आपको। तो अब देखो, अब एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसको उधर भेज देते हैं भाई, ये तीसरे वाला करते हैं। अब देखो भाई ये 7 है, ये 7 है, और अब हमें यहाँ पर करना होगा सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सेगमेंट का एरिया। तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, तो पूरे सर्कल के एरिया का कितना होएगा, ये 45 डिग्री यूज हुआ है, तो जो 90 होता है वो 1/4 होता है, मुझे पता है। तो जो 45 है वो 1/8 होएगा, मतलब 360 को डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, तो 45 1/8 है, ठीक है। तो पूरे सर्कल का 1/8 है, तो मतलब कि 8वां हिस्सा है। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, जब रेडियस 7 होता है तो पूरे सर्कल का एरिया 154 होता है।
तो 154 का 1/8 था ये। अब ट्रायंगल का एरिया देखो, यहाँ पर आपको अगर आप 90 डिग्री ऐसे डिवाइड भी करोगे तो ये 22.5 बनेगा, उसका कोई यूज़ होएगा नहीं। तो 90 डिग्री से मत करो, इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये वाला एंगल गिवन है, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, तो इसको आपको करना पड़ेगा हाफ ए बी साइन थीटा साइन 45। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। बस ये आपका आंसर आ गया। सोल्व मत करो, कंसेप्ट डेवलप किया जा रहा है बस आपका, ठीक है। मतलब इतना सोल्व करके छोड़ दो और एग्जामिनर भी इसी फॉर्मेट में आपको दे देगा। तो चलो भैया अब इस चीज़ का एरिया निकालते हैं। तो इस चीज़ का एरिया निकालने से पहले अगर मैं आपको ये बता दूंगा कि ये बना कैसे है, फिर देखो ये कितना इजी हो जाएगा, और फिर एक बार हम इसको मेंटली निकाल कर देखेंगे। तो देखो भाई ये मैंने बनाया कैसे है। मैंने क्या किया, एक क्वाड्रेंट लिया, सर्कल का चौथा हिस्सा, ठीक है, और फिर एक और क्वाड्रेंट लिया, सर्कल का चौथा हिस्सा, ऐसे, ठीक है। एक्चुअल में मैंने ऐसे बनाया, ये प्रेजेंटेशन पर भी, ठीक है। और फिर मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक है, ऐसे। इसको यहाँ पर धकेल दिया, इसको यहाँ पर धकेल दिया, तो मतलब कि क्या बन गया? तो ये बन गया मेरे भाई, देखो ऐसे। तो देखो ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, इक्वल रेडियस के सर्कल्स हैं। तो एक तो स्क्वायर बन गया ये, जब मैंने इनको आपस में पुश किया, ये वाली चीज़ यहाँ पर जुड़ गई, ये वाली चीज़ यहाँ पर जुड़ गई, और ये ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे। देखो यानी कि इस चीज़ के अंदर क्या है, एक दूसरे वे से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इसको एक बार लाल कर लेते हैं, तब आपको विजुलाइज होएगा। यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये काम हो रहा है। अब आपको समझ में आएगा, मतलब विजुलाइज होना जरूरी है, उसके बाद सब कुछ कर लेता है बंदा। ये काम हो रहा है, समझ में आ गई। इसको मैंने ऐसे धकेला, इसको ऐसे धकेला, तो ये सिस्टम बन गया। काले वाला और लाल वाला आपको दिख रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर है क्या, यहाँ पर दो क्वाड्रेंट हैं, दो 90-90 वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो 90-90 वालों के बीच में ये वाला एरिया कॉमन आ गया, तो एक पत्ता सा बन गया ये यहाँ पर। तो इसको आप कैसे निकालोगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब समझना जरूरी है। देखो एक बात बताओ, क्या आप क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हो? क्वाड्रेंट का एरिया तो आप बोलोगे डेफिनेटली। अगर आप सर्कल का एरिया निकाल सकते हो तो उसके साइड में 1/4 तो कर ही सकते हो। क्वाड्रेंट उसका चौथा हिस्सा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना 1/4 से मल्टीप्लाई करना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस काले वाले का एरिया निकालेंगे, इस काले वाले का एरिया ऐसे, ठीक है। इस काले वाले का एरिया निकालेंगे, मान लो यहाँ पर रेडियस r मान लो, तो इसका एरिया हो जाएगा πr² का 1/4। उसके बाद हम इसके अंदर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर ये जो लाल वाला है इसका एरिया जोड़ देंगे, ये जो लाल वाला है ये जो लाल वाला है इसका एरिया भी निकालेंगे एक बार। तो लाल वाले का एरिया एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जब आप ब्लैक वाली फिगर और रेड वाली फिगर का एरिया जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है? तो आपको, मैं यहाँ पर करना क्या चाह रहा था, शेडिड रीजन का एरिया निकालना चाह रहा था। तो ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये बीच वाला रीजन, ये 2 बार काउंट हो जाएगा मेरे भाई, ये 2 बार काउंट हो गया। देखो यहाँ पर रेड वाली लाइनें भी आ रही हैं, ब्लैक वाली लाइनें भी आ रही हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पर जब मैंने इन दोनों फिगर के एरिया को जोड़ा तो यहाँ पर पूरे स्क्वायर का एरिया तो निकल गया, लेकिन इसके बीच में ये जो पत्ता बना था उसका एरिया एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया, उसका एरिया एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया। तो जब आप इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया जोड़ते हो तो ये चीज़ हमारे सामने आती है, स्क्वायर का एरिया प्लस पत्ते का एरिया। ये जो पत्ता है इसका एरिया एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। तो अगर मैं इनमें से स्क्वायर का एरिया घटा दूं तो स्क्वायर के एरिया से स्क्वायर का एरिया कट जाएगा, सिर्फ पत्ते का आ जाएगा। समझ में आ गई बात? मतलब हमने करना क्या है, हमने इन दोनों का एरिया निकालना है, उसको जोड़ना है, और उसमें से इस पूरे स्क्वायर का एरिया घटाना है ताकि सिर्फ पत्ते का एरिया बच जाए, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब देखो, अब मैं इसको कैसे इजी बनाता हूँ कि एक बात बताओ, हमने किया क्या है, हमने 2 क्वाड्रेंट के एरिया को जोड़ा है बस, एक क्वाड्रेंट का एरिया और एक दूसरे क्वाड्रेंट का एरिया। तो एक्चुअल में ये जो 2 क्वाड्रेंट हैं ये क्या होते हैं, एक्चुअल में 2 क्वाड्रेंट होते हैं, एक सेमी सर्कल होते हैं।
तो हमने कुल मिलाकर एक सेमी सर्कल का एरिया निकालना है और उसमें से एक स्क्वायर का एरिया घटाना है। तो अगर यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसे देता ना कि हमारे पास एक सेमी सर्कल है और उसमें से हमने स्क्वायर का एरिया घटाना है, तो आप क्या बोलते? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। सेमी सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटाना, क्या ईजी क्वेश्चन है। लेकिन जब यही क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है तो डिफिकल्ट लगता है। तो एक बार जब आप विजुअलाइज कर लोगे इसको ऐसे, तो हम इसको मेंटली भी निकाल पाएंगे। तो समझ में आ गई बात। हमने करना क्या है, हमने दो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, दो क्वाड्रेंट का एरिया, काले वाला और लाल वाला, उसमें से जस्ट सर्कल का एरिया घटाना है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई? अब मैं स्टार्ट करूं सोल्व करना? तो चलो अभी सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैं दूसरा रंग ले लेते हैं भाई। सबसे पहले इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूं। देखो, अब इसको मैं थोड़ा और छोटा करने वाला हूं, तो इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, फिर इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा। ठीक है, ये वाला 2 बार काउंट हो जाएगा और फिर मैं स्क्वायर का एरिया घटा दूंगा। अब ध्यान से सुनो, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल होता है। यहां पर मैं 2 क्वाड्रेंट का एरिया ले रहा हूं, है ना, 2 क्वाड्रेंट का एरिया। तो क्यों ना मैं एक सेमी सर्कल का एरिया ले लूं? थोड़ी देर पहले तो बताया ही है कि 2 क्वाड्रेंट को मिलाकर एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो देखो, जब भी ऐसा केस आए, मैं एक सेमी सर्कल का एरिया ले रहा हूँ। सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया मतलब कि इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया ले रहा हूँ। तो पूरे सर्कल, अगर रेडियस 7 है, यहाँ पर रेडियस क्या है 7, अगर रेडियस 7 है तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है 154। तो सेमी सर्कल का एरिया 154 इंटू हाफ, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगा, माइनस। तो यहाँ पर 2 क्वाड्रेंट का एरिया हो गया अपना, माइनस एक स्क्वायर का एरिया घटाना है। तो रेडियस गिवन है तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 49, स्क्वायर की साइड 7 है, 7 इंटू 7। तो देखो कैलकुलेशन कितनी है। देखो, जितनी भी चीज़ें हुई हमारे दिमाग के अंदर हुई, अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग के अंदर बनी। दिमाग के अंदर जितनी क्लैरिटी होगी, पेपर के ऊपर कैलकुलेशन उतनी साफ होगी। और दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन होगा तो भाई पेपर के ऊपर क्या होगा, पेपर के ऊपर भी कन्फ्यूजन होएगा। ठीक है, तो हमें पता है 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया है, यानी कि एक सेमी सर्कल का एरिया है। तो हमने सिर्फ लिखा 154 पूरे सर्कल का एरिया, उसको हाफ किया, तो दोनों क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, ये वाला और ये वाला। उसमें से बस हमने स्क्वायर का एरिया घटा दिया, बस इतनी सी कैलकुलेशन है। 2 से इसको काटूंगा 77, तो 77 माइनस 50 कितना होता है, 77 माइनस 50 27 होता है। लेकिन अब मैंने क्या करना है, उसमें से एक कम घटाना था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 28। ठीक है, मतलब डायरेक्ट भी घटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर है, आगे से इससे डरना नहीं है। एक और क्वेश्चन दूँ आपको? देखो, एक और क्वेश्चन देता हूँ, कैसे हम बिल्कुल थोड़े से टाइम में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रेडियस दे देता हूँ, मान लो 3.5 रेडियस दे देता हूँ। ये लो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। और यहाँ पर अगर 3.5 रेडियस दिया तो हमने निकालनी है फिर से वही सेम चीज़। तो अब जो भी सारा खेल हो रहा है वो हो रहा है हमारे दिमाग में। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, एक बार तो पहले इसको ट्राई करो कि कम से कम लिख के। अब मैं सोल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई इन 2 क्वाड्रेंट का एरिया जो है उसका सम, तो मुझे पता है 2 क्वाड्रेंट का एरिया मतलब कि एक सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, तो अगर रेडियस 7/2 है, जब रेडियस 7 होता है तो एरिया होता है 154 पूरे सर्कल का। लेकिन यहाँ पर रेडियस है 7/2, तो रेडियस अगर हाफ है तो पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा 1/4। तो ये तो हो गया पूरे सर्कल का एरिया। लेकिन मुझे किसका एरिया निकालना था, एक सेमी सर्कल का, यानी कि 1/2। सेमी सर्कल का एरिया आ गया जी, आ गया। उसमें से एक स्क्वायर का एरिया घटाना है। स्क्वायर की साइड कितनी है 7/2, तो एरिया कितना हो जाएगा 7/2 साइड है तो 49/4। दैट्स इट, इतना ही इसकी कैलकुलेशन है, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसकी। तो 2 से इसको काटूंगा 77 पर, तो ये क्या आ जाएगा 77/4 माइनस 49/4, तो भाई 28/4 यानी कि 7। दैट्स इट। तो कितना टाइम लगेगा इसके अंदर? तो समझ में आ गई बात। कॉम्प्लेक्स फिगर से डरना नहीं है, उनको अच्छे से समझना है बस। तो अब एक बार ये क्वेश्चन करो जरा। 3 coins of same size, radius 1 centimeter, are placed on a table such that each of them touch the other two. The area enclosed by the coins is, एक बार ट्राई करो ये। तो भाई यहाँ पर कुछ इस तरह की फिगर होएगी, 3 कॉइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो मान लो इनके सेंटर ये हैं, तो अगर मैं इनके सेंटर्स को जोड़ूंगा तो देखो इनका रेडियस कितना है, रेडियस है 1,
इसका भी रेडियस 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। तो हमारे सामने क्या बन गई, हमारे सामने एक ट्रायंगल बन गई जिसकी साइड जो है वो 2 है। ठीक है, इस ट्रायंगल की साइड क्या है जी, 2 है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, तीनों साइड 2 हैं। अब एग्जामिनर ने पूछा है द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कोइंस, यानी कि ये जो एरिया है इसकी वैल्यू। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें पूरी ट्रायंगल के एरिया में से, पूरी ट्रायंगल के एरिया में से, ध्यान से सुनो, यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पर है 60, यहाँ पर है 60। तो 3 सेक्टर्स घटाने हैं जिनका एंगल 60 है। एक बात बताओ, 3 × 60 कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, यानी कि एक सेमी सर्कल बन गया। जब 3 60 डिग्री वाले सेक्टर्स मिल जाते हैं तो एक सेमी सर्कल बन जाता है मेरे भाई। क्लियर है, तो एक सेमी सर्कल बन जाता है। यानी कि हमें करना क्या है, एक ट्रायंगल के एरिया में से बस एक सेमी सर्कल का एरिया घटाना है। ये चीज़ें आपने दिमाग में सोचनी होती है। फिर हम पेपर पर क्या लिखते हैं, देखो पेपर पर हम लिखेंगे ट्रायंगल का एरिया √3/4 2 का स्क्वायर माइनस एक सेमी सर्कल का एरिया, क्योंकि ये जो 3 60 डिग्री वाले हो गए ना, 180 डिग्री हो गया, यानी कि सेमी सर्कल का एरिया। तो इसका रेडियस कितना है सेमी सर्कल का, अब की बार रेडियस 1 है, इसे 2 मत कर देना। तो पाई, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर पाई है तो भाई पाई ले लेते हैं, पाई 1 का स्क्वायर, और सेमी सर्कल था इसलिए 1/2। तो भाई यहाँ पर आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया अपना 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3 - π/2। तो ये हो गया अपना √3 - π/2, ऑप्शन बी ही है। ठीक है, तो अब एक बार ये करो जरा, 4 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस a यूनिट्स टच वन अनदर, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन देम इज। तो 4 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करता हूं, अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करता हूं तो भाई मेरे पास कौन सी फिगर ऑब्टेन होगी यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर फिगर बनेगी एक स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये 90-90 डिग्री की एंगल्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो रेडियस है वो कितना है, वो a है, a है। तो पूरे स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, पूरे स्क्वायर की साइड हो जाएगी 2a। और यहाँ पर हमें इस चीज़ का एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात है, पूरे स्क्वायर के एरिया में से मैं ये 4 सेक्टर्स का एरिया घटाने वाला हूँ। तो भाई 4 सेक्टर हैं और हर एक का एंगल है 90 डिग्री का। तो 4 90 डिग्री वाले सेक्टर से क्या बन जाएगा, एक सर्कल ही बन जाएगा पूरा, है ना। तो हमने करना क्या है, एक स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया घटाना है। 90 डिग्री की 4 चीज़ों से पूरा 360 डिग्री हो जाएगा, एक पूरा सर्कल ही बन जाएगा। तो देखो भाई, स्क्वायर की साइड कितनी है 2a, तो एरिया कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर यानी कि 4a² माइनस सर्कल का रेडियस कितना है a, तो इसका एरिया हो जाएगा जी πr² यानी कि πa²। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पाई नहीं है कहीं पर भी, तो 22/7 ले लो। अब मैंने क्या किया, a² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 22/7। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 चौके 28, 28 में से 22 गए 6, यानी कि 6/7, 6/7 a²। क्लियर है भाई। तो अब एक बार ये करो जरा, SSC 2015 में आया था क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए शीट ऑफ ए पेपर, ठीक है, इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल का क्वाड्रेंट है यानी कि चौथा हिस्सा है, उसका पेरीमीटर 75 है, यानी कि ये वाली प्लस ये वाली प्लस ये वाली, इन सभी की लेंथ का सम है वो 75 है। तो इसका एरिया कितना होगा, तो मैंने इसका रेडियस मान लिया r और r। तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री का होगा, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है कर्व्ड, ये पूरे सर्कल का चौथा होगा ना। पूरे सर्कल के लिए कितना होता है 2πr सर्कमफ्रेंस, तो इसके लिए कितना होएगा 2πr/4, यानी कि 2 × 2 = 4 πr/2। तो यानी कि πr/2 + 2r = 75, ये एग्जामिनर ने बताया है। तो यहाँ पर मैंने r को तो ले लिया मेरे भाई कॉमन बाहर, दोनों r बाहर चले गए, और इस पाई की वैल्यू को मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो 2 से इसको कैंसिल करूँगा तो ये 11 पर जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 11/7। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, 7 दूनी 14, 14 और 11 25, तो ये हो गया 25/7 r = 75। तो 25 थी 75, तो r की वैल्यू आ गई जी 7 थी 21। अब हमने निकालना क्या है, अब हमने निकालना है जी इसका एरिया। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास रेडियस है
पूरे सर्कल का जो एरिया है उसका 1/4 कर दो। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर का 1/4। सिंपल सी बात है। आपको लग रहा होगा मैंने ऐसे डायरेक्टली क्यों लिख दिया है, साथ वाली रिलेशन से क्यों नहीं किया, वैसे ही नहीं किया, ठीक है। ये जस्ट ये दिखाने के लिए कि हम कैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको साथ वाली रिलेशन से भी कर सकते हो। जब रेडी, और आपको लगा होगा कि इसमें कम टाइम लगा, साथ वाली रिलेशन में ज़्यादा लगता है। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ साथ वाली रिलेशन में समझाने के लिए, नहीं तो 154 × 9/4 बस ये कैलकुलेटेड मामला होता है साथ वाली में, ठीक है। क्योंकि रेडियस 7 है तो 154 है, यहाँ पर 3 गुना है तो 9 गुना हो गया, लेकिन हमने 1/4 निकालना है, ठीक है। तो कैसे भी करके आप इसका निकाल सकते हो। तो भाई 7 3 21, 4 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये जाएगा 11 पर। तो भाई 21 3 63, ये क्या आ गया 693/2। तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, मैंने ऐसे करके देख लिया, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक बार ये ट्राई करो जरा। इफ़ ए वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, अगर एक वायर को स्क्वायर की शेप में बेंड कर दिया, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। वायर को ऐसे बेंड कर दिया तो इसका एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 9। अगर स्क्वायर का एरिया 81 है तो साइड 9 हो गई, ठीक है, 9 में 81। तो अब इन्होंने क्या बताया है, व्हेन द वायर इज बेंट इन ए सेमी सर्कुलर शेप, उसके बाद इस वायर को सेमी सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया, द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज, तो इस सेमी सर्कल का एरिया कितना होएगा। तो देखो भाई वायर की लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ है 9 9 9 9, वायर की लेंथ है 9 × 4 36 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात, वायर की लेंथ 36 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये तार से सेमी सर्कल बनाया है, इसके बाहर ये जो तार है, इस पूरे तार की लेंथ है 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है, यहाँ पर है डायमीटर, तो यहाँ पर है रेडियस का डबल, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, और यहाँ पर नीचे जो ये कर्ड रीजन है ये क्या है 2πr का हाफ। पूरे सर्कल के लिए 2πr होता है, सेमी सर्कल के लिए उसका आधा, यानी कि सिर्फ πr। तो एग्जामिनर ने बताया है कि πr + 2r = 36। r को मैंने ले लिया यहाँ पर कॉमन, ठीक है। तो अंदर पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 22/7, तो ये क्या हो गया 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना होता है 36, तो ये हो गया 36/7, ठीक है। तो 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू आ गई 7। तो इसका रेडियस 7 है, और अगर रेडियस 7 होता है तो पूरे सर्कल का एरिया होता है 154, लेकिन इन्होंने सेमी सर्कल का एरिया पूछा है, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होएगा 154/2, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो साथ वाली रिलेशन याद रखने का फायदा है। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फाउंड बाई एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर इज, तो ट्राई करो जरा एक बार। तो भाई यहाँ पर क्या है, हमारे सामने एक सेक्टर है, इसका रेडियस 5 है, और इसका जो ये वाला आर्क है इसकी लेंथ क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था ना कि पूरे सर्कल के कंपैरिजन में कितना आर्क यूज कर लिया, कितना आर्क। तो यहाँ पर आप पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो ना, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होएगा 2 × π × 5, इसका रेडियस गिवन है, तो आप देख सकते हो कितना फ्रैक्शन यूज किया। तो उस वे से भी कर सकते हो, मैं आपको एक और वे बताता हूँ। देखो अगर पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस यूज किया होता तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है 2πr, अगर पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस यूज किया होता यानी कि 2πr यूज किया होता तो एरिया कितना होता, एरिया उतना होता जो पूरे सर्कल का होता है। यहाँ पर इन्होंने एरिया ही पूछा है ना, तो एरिया होता πr²। अगर 2πr यूनिट का सरकमफ्रेंस यूज किया होता तो एरिया होता πr², अगर 1 यूनिट सरकमफ्रेंस यूज किया होता तो एरिया होता πr²/2πr। लेकिन यहाँ पर कितने यूनिट सरकमफ्रेंस यूज किया है 3.5 यूनिट, तो अगर 3.5 यूनिट यानी कि 7/2 यूनिट सरकमफ्रेंस यूज किया है तो एरिया होएगा πr²/2πr × 7/2। और इस स्टेप के लिए तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल आपको भी पता होगा, यहीं पर सारा मामला निपटा देते हैं नीचे 2πr ले जाके, है ना। तो अब देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, और इस r की वैल्यू यहाँ पर रख दो जो बचा है, तो बस ये अपना आंसर है 7 × 5 = 35/4, 4 × 8 = 32, 8 × 7 = 5, तो यानी कि दैट इज ऑप्शन 2, ठीक है। ये और बताओ जरा एक बार,
द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। तो देखो भाई एक्चुअल क्वेश्चन है, तो देखो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो मतलब हमने करना क्या है, हमारे पास ये जो सेमी सर्कल है इसमें से हमने इस ट्रायंगल का एरिया घटाना है। अगर सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया घटा दिया तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो भाई सेमी सर्कल का एरिया क्या होएगा, सेमी सर्कल का एरिया होएगा, सेमी सर्कल का रेडियस है ए, यहाँ पर ए गिवन है देखो ए, तो इसका एरिया होएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2, पूरे सर्कल का एरिया का हाफ, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया क्या होएगा, देखो अगर रेडियस ए है तो ट्रायंगल का बेस हो गया जी 2a, और ट्रायंगल की हाइट ये भी रेडियस है ना, तो ये हो गई जी a। ठीक है, बिकॉज ये डायमीटर है ना, ये 90 सेंटर से पास हो रहा है, ये 90 डिग्री होगा, ये हाइट होगी। तो ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस जो कि 2a है इंटू हाइट, बस। तो हाफ से हाफ गया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया जी, और ऑप्शन के अंदर पाई है तो पाई को ही रखिएगा, यहाँ पर है जी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बच गया पाई बाई 2 माइनस 1, तो ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ऐसे जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो एक बार ऑप्शन पे भी कभी कभी नज़र मार लिया करो, पाई है या खोल रखी है, पाई है कि नहीं है, नहीं होगी तो मतलब कि खोल के रखी होगी। तो ये 2017 मेंस में क्वेश्चन आया था, देखो लीफ वाला जो मैं आपको बोल रहा था, ये और करते हैं एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद ये लेक्चर एनफ है, थोड़ा सा रेस्ट लेके अगला लेक्चर आप देख लीजिएगा। इन द गिवन फिगर एक बार ये ट्राई कर लेना, 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन इन ए क्वाड्रेंट एक्स ए इज इक्वल टू 7। तो एक्स ए जो है वो 7 है, यानी कि ये भी 7 है क्योंकि 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या है। तो देखो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि करना क्या है। इस क्वेश्चन को देखकर डरना मत मेरे भाई, अभी आपके सामने ही करूँगा और डरना मत। देखो हम इसको कम टाइम में कर सकते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम करेंगे क्या। हम इस क्वाड्रेंट में से, ये जो बड़े वाला क्वाड्रेंट है, इसमें से 4 सेमी सर्कल का एरिया घटाएंगे। देखो एक बार प्रोसेस क्या होगी, पहले इस सेमी सर्कल का एरिया घटाएंगे जी, घटा देंगे, फिर इस सेमी सर्कल का एरिया घटाएंगे जी, घटा देंगे, फिर इस सेमी सर्कल का एरिया घटाएंगे। जब आप इस सेमी सर्कल का एरिया घटाओगे तो ये जो है ये 2 बार घट जाएगा। जब हमने इसका एरिया घटाया तो भी ये रीजन तो गया, जब आप इसका एरिया घटाओगे तो ये 2 बार घट जाएगा, मतलब 1 बार एक्स्ट्रा घट जाएगा, तो हमें 1 बार इस पत्ते का एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो हमने देखो 4 सेमी सर्कल थे ना, 4 सेमी सर्कल, तो 4 सेमी सर्कल से 2 सर्कल बनते हैं, तो हमें 2 सर्कल का एरिया घटाया, लेकिन इसके कारण पत्ते का एरिया जो वो एक्स्ट्रा घट गया। तो एक बार लीफ, ये जो लीफ है इसका एरिया जोड़ेंगे। तो हमने ये करना है, डायग्राम को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो कितना सिंपली करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो जरा हमने करना क्या है, ये हमें पता लग गया। अब ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस कितना है, बड़े वाले क्वाड्रेंट का, इसका रेडियस है 14। तो देखो जब रेडियस 7 होता है तो एरिया होता है 154, लेकिन पूरे सर्कल का, लेकिन यहाँ पर रेडियस 14 है, डबल है, तो एरिया होएगा 4 गुना, लेकिन ये पूरे सर्कल का होएगा। हमें क्वाड्रेंट का निकालना है, यानी कि पूरे सर्कल का 1/4। क्लियर है, इसमें कैलकुलेशन नहीं लगे, है ना, 7 वाला कंसेप्ट यूज कर लिया, माइनस। और यहाँ पर एग्जामिनर की मजबूरी नहीं है कि 7 दे रहा है, वो भाई 6.9 दे देता, 6.8 दे देता, एक्चुअल में 7 दिया, तो यानी कि उसे कंसेप्ट चेक करना है इस क्वेश्चन के थ्रू, कैलकुलेशन नहीं चेक कर रहा हो, है ना, लेबर नहीं करवा रहा हमसे। देन आगे, तो आगे हमने 2 सर्कल का एरिया लिखना है। तो ये जो सर्कल है इनका रेडियस कितना है, देखो अब जरा ध्यान से, इनका रेडियस है 7/2, ये पूरा 7 था यहाँ से यहाँ तक, एक्स ए, तो इनका रेडियस है 7/2। तो जब रेडियस 7 होता है तो एरिया होता है 154, लेकिन जब रेडियस 7/2 यानी कि हाफ होएगा तो एरिया होएगा 1/4, है ना। लेकिन ये एक सर्कल की बात हो रही है, यहाँ पर ऐसे ऐसे 2 सर्कल हैं तो इंटू 2। तो क्लियर हो गई ये भी बात। उसके बाद हम पत्ते का एरिया जोड़ेंगे। तो ये पत्ते का एरिया है ना, काफ़ी छोटा सा है, हमें पता है पत्ते का एरिया कैसे निकालना है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी एक बार एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ कि पत्ते के एरिया को निकाल कर जोड़ो मत, एक बार बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऑप्शन से भी कई बार कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार कर पाएँ। अगर ऑप्शन से कर पाए तो ठीक है, नहीं तो पत्ते का एरिया जोड़ देंगे, दिक्कत ही क्या है। तो देखो 4 से 4 गया, 2 से ये 2 पर गया, 2 से अगर ऊपर वाले को काटोगे तो 77 पर जाएगा, तो ये क्या हो गया 77।
तो यहाँ पर ये क्या चीज़ आ गई 154 माइनस 77 यानी कि 77 प्लस पत्ते का एरिया। तो देखो 77 से कम नहीं होएगा, 77 के बराबर नहीं होएगा, और पत्ते का एरिया इतना बड़ा नहीं है कि भाई 77 से 140 हो जाए। समझ रहे हो कि भाई 77 का डबल 154 होता है कि इसके डबल के बराबर हो जाए। जो चीज़ें हमने निकाली है, ये जो शेडिड पोर्शन का एरिया हम निकाल रहे हैं, लाइक इस जितना बड़ा तो नहीं है ना पत्ते का एरिया, 77 से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि आप बेधड़क ऑप्शन डी लगा सकते हो यहाँ पर, बिकॉज ऑप्शंस पास पास नहीं है। अगर ऑप्शंस पास पास होते तो देखो पत्ते का एरिया निकालना इतना मुश्किल नहीं है। देखो कैसे, जो ये पत्ता है, अब इसको देखते हैं भाई। मैंने क्या बताया था, एक सेमी सर्कल बनेगा 2 क्वाड्रेंट से, और उस सेमी सर्कल में से एक स्क्वायर का एरिया घटाना है, बस यही बताया था ना। अंडरस्टैंडिंग याद ना हो तो वहाँ पर देख लो। तो ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना है 7/2। तो अगर भाई पूरा सर्कल होता 7 वाला तो एरिया होता 154, लेकिन 7/2 वाला है तो एरिया 1/4 हो जाएगा, और सेमी सर्कल है तो मैंने 1/2 कर दिया। सेमी सर्कल है, ठीक है, माइनस स्क्वायर की साइड है 7/2 तो एरिया हो जाएगा 49/4 साइड का स्क्वायर। तो बस ये हमने करना है, ये थोड़ी सी और कैलकुलेशन थी, इतना टाइम और लगता। और इस क्वेश्चन में देखो ये नहीं है कि आपने टाइम बचाना है, ऐसे क्वेश्चन में टाइम मत बचाना। मैं नहीं बचाता। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो टाइम सबका लगेगा। अगर बिना वजह हड़बड़ाहट में इस क्वेश्चन को जल्दी करोगे तो क्या होगा, आप गलत कर बैठोगे, दोबारा करोगे। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, हमने सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन का भी 1 मार्क है, और जो दूसरे क्वेश्चन है जो इस तरह के हैं जहाँ पर ये बोल देता है कि ये 30 है और ये बताओ, तो ये 90 है ये 60 है, 5 सेकंड लगे, इसका भी 1 मार्क है, मतलब कि बराबर मार्क है। तो हम पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को शांति से कर लेंगे, टाइम देकर, जितना इसको टाइम चाहिए। मतलब हम कोई मैजिक नहीं करेंगे, जितना इसको टाइम चाहिए, 1 मिनट ले लेगा, हम वो इसको दे देंगे, ठीक है। अब आप इसको करके देखोगे, स्टॉप वॉच लगा के देख लेना, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा। अगर आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि करना क्या है, और आप 7 की रिलेशन को स्टैंडर्ड, जो अपना स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है उनको यूज़ कर रहे हो, तो अब देखो भाई इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 से इसको काटूंगा तो ये 77 आ जाएगा। तो ये हो गया भाई 77 माइनस 49, 28/4 यानी कि 7। तो 77 + 4 84, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? तो इस चीज़ को एक बार फिर से कर लो अभी। तो भाई अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मिलता हूँ और सर्कल के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।